अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में आज हम पेश करेंगे कहानी नितिका की 12वीं किस्त। ये कहानी मज़ीद दिलचस्प होती जा रही है और अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। पिछली किस्तों में आपने फीडबैक में बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, जिसमें आपने साफ तौर पर इस कहानी के बारे में अपनी राय का इजहार किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपको ये कहानी पसंद आई। अब ये कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और आज इसकी 12वीं किस्त है और इसके बाद 13वीं किस्त इसकी आखिरी किस्त होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे सरफराज नितिका पहुंचता है तो उसके साथ क्या हालात पेश आते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें और नीचे कमेंट्स करना मत भूलिए। पेश खिदमत है कहानी नितिका का 12वां हिस्सा। और फिर वही सफ़र। यूं लगता था जैसे नितिका नाम सिर्फ एक ख्याली हैसियत हो, हम कभी उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। रास्ते में बेशुमार वाक़यात और हादसात से साबका पड़ता रहेगा और इसमें ज़िंदगी तमाम हो जाएगी। फिर इन्हीं जंगलों के किसी तारीख गोशे में ज़िंदगी की शाम हो जाएगी और फिर बरसों के बाद हमारे जैसे किसी सरफिरे के स्याह को हमारे खुश्क ढांचे मिलेंगे और वो उनके बारे में तहकीकात करेगा। अब ये उसकी मर्जी है कि वो इन ढांचों को वो फ़िरौन दोम का ढांचा साबित कर दे जो किसी तरह अफ्रीका आ गए थे। पहाड़ों और जंगलों का लामतनाई सिलसिला, सफ़र सफ़र सफ़र, कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र। दिन हो जाता, शाम हो जाती, स्याही फैल जाती और जिस जगह होते वहीं क़याम कर लेते। इंसान मकान बनाता है, उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की हर सहूलत का ख्याल रखता है। धूप, हवा, रोशनी, हाइट ओपन हो, ड्राइंग रूम कुशादा हो, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के लिए कोई हकीकत नहीं रखती। ज़िंदगी हर साल में गुजर जाती है। हाँ, खुद को बस जिस कदर ऐश तलब बना लिया जाए। मैं और टोबा अब ज़िंदगी के इन लवाजमात को भूल चुके थे। जिस जगह हमारी शाम होती वहीं क़याम कर देते। हमें इस बात की परवाह न होती कि हमसे चंद कदम के फासले पर क्या है। बेशुमार बलाएं आईं, खौफनाक जंगल आए, उसमें आदमखोर दरख्तों के झुंड फैले होते, लेकिन हमारे लिए अब उनकी कोई हैसियत नहीं होती। हमें यह भी एहसास नहीं होता था कि चंद कदम के फासले पर कोई भयानक दरिंदा हमारी ताक में होगा। उन जंगलों में हमारे लिए कुछ ना था। दिल को कोई चीज़ बहला सकती थी तो वो यादें थीं, सिर्फ यादें, जो माजी के दरीचों से मुंह निकालती और फिर दिलो दिमाग की गिरफ्त में से आ जाती। और अहम बात यह है कि अगर ये यादें भी ना होती तो शायद कलेजा सीने से निकल पड़ता। रात की तन्हाइयाँ होती और यादों का हजूम, सभी होते दिन में। अब तो सब ही हमारे लगते थे। किसी से नफरत न थी, क्योंकि ये सब कहानियों की बातें थीं। सब कहानियों के किरदार मालूम होते थे। यूं लगता था जैसे उनका कोई वजूद ना हो, सब तस्वीरें हों जो आंखों में घूम जाती हों। एक रात मैं हस्बे मामूल यादों में खोया हुआ था कि टोबो ने मुझे पुकारा, बॉस, और मैं चौंक पड़ा। तुमने मुझे आवाज़ दी टोबो? हाँ बॉस, क्या बात है? आजकल तुम मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे मास्टर, टोबो ने कहा और मैं ताज्जुब से उसे देखने लगा। क्यों? मैंने बिल आखिर पूछा। टोबो ने मुंह सकोड़ कर कहा, बस तुम्हारी शक्ल खराब हो गई है। मैंने कहा, मेरा कुछ और ख्याल है टोबो। क्या ख्याल है तुम्हारा? तेरा दिमाग खराब हो गया है टोबो। वो कहने लगा, दिमाग खराब हो भी जाता बॉस तो कम से कम तुम्हारी शक्ल बदली ना लगती। टोबो ने बदसूर नाक चढ़ाते हुए बोला और उसकी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ गई। तू क्या कहना चाहता है टोबो? बिल आखिर मैंने कहा, यही कि तुम्हारी शक्ल खराब हो गई है। फिर मैं क्या करूं? और आजकल तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। टोबो ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा और मैं उसे इस अंदाज में देखने लगा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है मेरी जान? मैंने हंसते हुए कहा। और मेरा क्या कसूर है? टोबो बोला। जो कुछ टोबो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता था बॉस, टोबो जल्दी से बोला। क्या मतलब? क्या टोबो को नहीं बताओगे कि तुम्हारा दिमाग क्यों ठीक नहीं है? ओह, ये मामला है। मैंने गर्दन हिलाई। बिल्कुल यही मामला है। शेरों के शेर, हाथियों के शिकारी, कबीलों के तख्त बदल देने वाले के चेहरे से ऐसे तासरात अच्छे नहीं लगते जिन पर मायूसी हो। मैं मायूस तो नहीं हूँ बॉस। ये तुम्हें आजकल क्या हो गया है, मुझे जवाब दो। क्या महसूस होता है? उदास उदास, परेशान, खोए हुए, ये सब क्या है? क्या इन जंगलों में तबीयत नहीं उकताती टोबो? मिशन सामने हो तो उकताहट का क्या सवाल है? हम यहाँ जिंदगी गुजारने तो नहीं आए। इस लिहाज से तुम्हारी पोजीशन तो और मजबूत है बॉस। तुम्हारे सामने तुम्हारा मिशन है जिसकी तकमील ने तुम्हारे दिल में सैकड़ों चिराग जला रखे होंगे, लेकिन टोबो की दिलचस्पियां तो सिर्फ तुम तक महदूद हैं। टोबो की खुशियां तो सिर्फ तुम्हारी खुशियों से कायम है। तुम गौर करो टोबो, अगर तुम्हें उदास देखेगा तो उसके पास क्या रह जाएगा? ओह मेरे दोस्त, मेरे भाई, तेरा शिकवा दुरुस्त है। मैंने फरते मुसरत से टोबो को खींचकर सीने से लगा लिया। देवताओं की कसम बॉस, टोबो की सारी जिंदगी इन जंगलों में कैसे भटकते रहे। टोबो की पेशानी पर एक भी शिकन नहीं आएगी। तुम इसे कभी मलोल और अफसुर्दा नहीं देखोगे, लेकिन इसी शक्ल में बॉस जबकि तुम जिंदगी से भरपूर हो, वरना टोबो भी उदास हो जाएगा। मैं उदास नहीं हूं मेरी जान, ये सिर्फ तेरा एहसास है। हाँ, इस तवील सफर से किसी हद तक उकताया हुआ जरूर हूं, मैंने कहा। उकताहट दूर। टोबो की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक जंगल फायरों की आवाज से गूंज उठा। हम दोनों चौंक कर खड़े हो गए। आहा बॉस, जिंदगी जाग उठी, टोबो ने आवाज लगाई। लेकिन कौन हो सकता है? कोई पार्टी, टोबो ने कहा। हीरों की मतलाशी? जाहिर है, टोबो ने लापरवाही से कहा।
मगर ये आपस में, मैंने कहा। फायरों की आवाज़ से कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि दो पार्टियां आपस में जंग हो रही है या, लेकिन इसका मकसद भी हो गया। अचानक गीदड़ों की सी आवाज़ें उभरी और फिर ये आवाज़ें इतनी तेज़ हुई कि फायरिंग के शोर पर भारी हो गई। आया बॉस, इस इलाके वाले जो कोई भी हैं बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं, टोबो ने कहा। क्या मतलब? और इन आवाज़ों से पता चलता है कि हम इस वक्त अफ्रीका के सबसे खतरनाक हिस्से रेकालोस्ताई में हैं। क्या तुमने इन इलाकों के बारे में पढ़ा है बॉस? नहीं टोबो, आदम खोरों की ज़मीन, बेचारे बदनसीब। मैंने इन लोगों के बारे में सोचा जो फायरिंग कर रहे थे। हम भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। क्यों? बहुत बड़ा कबीला है और उसका तर्ज रिहाइश बड़ा अजीब है। वो कैसे? ये लोग झोंपड़ियां बनाकर नहीं रहते। आगे एक अजीबोगरीब चट्टानी इलाका मिलेगा, वीरान और सुनसान इलाका। अब किसी को क्या मालूम कि इन चट्टानों के नीचे कौन सी आफत पोशीदा है। चट्टानों के नीचे? हाँ बॉस, और बेहद गहराइयों में ये लोग ज़मीन में सुराख करके रहते हैं, और ये सुराख इतने गहरे होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। सारा सुराख ज़मीन के नीचे ही नीचे एक दूसरे से मिल जाते हैं, और उन्होंने ज़ेरे ज़मीन एक दुनिया आबाद कर रखी है। बेखबर इंसान इन चट्टानों में दामन गिर होते हैं, मुतमईन और पुरसुकून। वो सोचते हैं वहाँ के जंगल यहाँ हैं, और इलाका ऐसा करदवा है कि सांप और दूसरे मुलायम जिस्म वाले अशरातुल अर्ज़ भी नहीं होते। लेकिन जब वो मकानी सुराखों से चींटियों की तरह निकलने वाले इन भयानक शक्लों को देखते हैं तो उनके हवास गुम हो जाते हैं। बड़े ही खौफनाक हैं ये लोग। वाह मख्फी, मैंने मुतासिर होते हुए कहा। फायरिंग बदस्तूर जारी थी। फायरिंग करने वालों की तादाद भी काफ़ी मालूम होती थी, और उनके पास एमुनिशन भी काफ़ी मालूम होता था। वो बड़ी बेजिगरी से जंग कर रहे थे। टोबो, मैंने टोबो को आवाज़ दी। बॉस, क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? कोई तरकीब तो नहीं है बॉस, और तुम उन पर फायर करोगे तो कितने मार लोगे? उनके यहाँ जिंदगी मौत की कोई हैसियत नहीं है, मगर वो बेबस लोग, तुम उनसे सिर्फ हमदर्दी कर सकते हो बॉस। मैंने एक ठंडी सांस ली, और फिर हम खामोशी से फायरिंग की आवाज़ सुनते रहे। दिल तो चाह रहा था कि तेज़ी से उन लोगों में पहुंच जाऊं और उनकी मदद करूं, लेकिन अकल मना कर रही थी। रात का वक्त था और नामालूम इलाका था। जिंदगी बहरहाल अभी इतनी बेहकीकत नहीं थी कि यूं ज़ाया कर दी जाती। फिर फायरिंग सुस्त होने लगी। मुदाखलत करने वाले सुस्त पड़ रहे थे। आदमखोरों का शोर अब बिल्कुल मध्यम हो गया था। मुमकिन है वो चट्टानों में चले गए हों। क्या ख्याल है टोबो? मुदाखलत सुस्त पड़ रही है, टोबो बॉस से बोला। लेकिन उनका शोर भी तो नहीं है। इंसान के खून के शौकीन बेहद चालाक होते हैं बॉस। ओह, क्या मतलब? उन्होंने उनका पल्ला भारी देखा होगा तो नीचे चले गए होंगे। और रात का वक्त है, हर चट्टान इंसान मालूम होती होगी। चुनाचे बेचारे पैरों के पुजारी पत्थरों पर फायरिंग करते रहे होंगे, टोबो ने कहा। खुदा की पनाह, मैंने ठंडी सांस ली। और वो अपना एमुनिशन ज़ाया करते रहेंगे और उसके बाद इत्मीनान से उनके कब्जे में चले जाएंगे। तुम्हें दुख हो रहा है बॉस? नहीं होना चाहिए टोबो। हाँ बॉस, इससे पहले मैं इन सारी बातों से आगाह नहीं था, अब हो गया हूँ, टोबो ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या मतलब? जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आखिर क्यों? हाँ टोबो, जिस तरह हिल लेन जीती जागती जिंदगी छोड़कर इन पहाड़ों में आ बसा है। ठीक कहते हो बॉस। फायरिंग बंद हो चुकी है टोबो, लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए, टोबो ने जवाब दिया। क्या मतलब? वो हमला करते हुए चीखेंगे जरूर। ओह टोबो, तब चलो हम उनकी मदद करें, उन्हें पीछे हटाएं। मैं तुम्हारे हुक्म को टालने की जसारत नहीं कर सकता बॉस। मशवरा देता हूँ, अभी रुक जाओ। रात का वक्त है, हम उन पर हमला भी करेंगे तो उनके लोगों के लपेट में आ जाने का खतरा है। दिन की रोशनी में हम उन्हें तलाश करेंगे। मैं गर्दन झुकाकर टोबो की बात पर गौर करने लगा। ये बात टोबो तकरीबन ठीक ही कह रहा था। मैंने एक तवील सांस लेकर गर्दन हिला दी और फिर मैं खामोश हो गया। टोबो भी काफ़ी देर तक खामोश रहा। फिर वो अचानक आहिस्ता से बोला, रीका बोस्ता, रीका बोस्ता। इस लफ्ज़ के मैंने जानते हो बॉस? नहीं, मेरे लिए अजनबी है, मैंने जवाब दिया। मैंने तुम्हें इस कबीले के बारे में, इस इलाके के बारे में इतनी तफसील बताई है, तुम्हें हैरत नहीं हुई? नहीं। क्यों बॉस? अफ्रीका तुम्हारा वतन। मेरे ख्याल में अफ्रीका के सबसे कदीम बूढ़े भी तुम्हें पूरे अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं बता सकते बॉस। अफ्रीका तो बहुत से राजों का मुल्क है। फिर तुम ही बता दो। मैं एक बात तुम्हें बता चुका हूँ मास्टर, वो ये कि सरदारी का पहला वार था और सरदार को तमाम लोगों से ज़्यादा जानकार होना होता है। उसे बचपन से ही बहुत सी बातें बताई जाती हैं जो उसे ज़िंदगी भर याद रहती हैं, और इस तरह वो दूसरों से मुमताज़ रहता है। हाँ, ये बात तुम बता चुके हो। इस ज़िमन में मुझे इस इलाके की पूरी तफसीलात बताई गई थी। मुझे इनकी आवाज़ें भी सुना दी गई थी और बास सीका बोस्ताही के नाम से मंसूबे कहानी मुझे याद आ रही है। क्या? मैंने पूछा। रीका बोस्ताही की बात थी। मगर बात क्या थी? एक रात एक दिन। हाँ यकीनन, एक रात और एक दिन। न जाने कौन सी रात और कौन सा दिन, जब यहाँ दिन में सूरज उतर आता है और रात को चांद। क्या मतलब? बड़ी भयानक कहानी है बॉस। सूरज दिन की रोशनी में इन पहाड़ों में उतर आता है, और जब सूरज नीचे उतरे तो क्या हो सकता है तुम खुद सोच सकते हो। और इसी तौर पर चांद। तब ये सुना है ये पहाड़ हीरों की तरह चमकते हैं और इंसान आंखों की बीनाई बरकरार नहीं रख सकता। वाकई अजीब कहानी है। तो क्या ये वही बाण है? टोबो ने जवाब दिया। जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ देती है, इस सिलसिले में कुछ मखसूस दिन होते हैं यकीनन, वरना यहाँ एक भी जी रू ना रहे। और बास इन लोगों के ज़मीन में सुराख बनाकर रहने का एक मकसद ये भी हो सकता है। मैं खामोश हो गया।
नींद का मारा टोबो थोड़ी देर के बाद वो हस्बे मामूल खराटे लेने लगा, मगर मेरी आंखों में नींद का शायबा भी न था। उन दिनों अजीब जिंदगी गुजर रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। चारों तरफ सन्नाटे का राज था। बिल्कुल यूं लगता था जैसे कोई खौफनाक तूफान आने वाला हो। और इन दिनों मेरी छठी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी, क्योंकि तूफान आया और अचानक आया। गीदड़ों जैसी आवाजों का शोर अचानक ही उठा और जंगल का सकूत मजरू हो गया। ऐसा भयानक शोर था कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। मैं उछलकर खड़ा हो गया। टोबो ने भी करवट बदली थी और फिर वो आंखें मलता हुआ जमा ही लेकर उठ बैठा। आ गया बॉस, उसने लापरवाही से कहा। क्या? मैं सरसराती आवाज में बोला। इन बेचारों की शामत, फायरिंग करने वालों की ना? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि वो अचानक हमलावर होंगे। कमबख्त उनके सोने का इंतजार करते होंगे, मगर उन अहमकों को चाहिए था कि रात को यहाँ ना आते, बल्कि जितनी दूर निकल सकते थे निकल जाते। सो जाओ बॉस, तुम क्यों उठ बैठे? टोबो फिर अपनी जगह लेट गया। मैंने हैरत से उस जंगली अहमक को देखा। मैं उसकी तरह वहशी नहीं हो सकता था, चुनाचे मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा दिया। इस शोर में नींद आएगी बेवकूफ, उठ के बैठो। जिन्हें पकड़ा जाना था वो तो पकड़े गए बॉस, देवताओं की मर्जी, हम तुम क्या कर सकते हैं। टोबो बैठ गया। वहशियों की चीखें बदस्तूर सुनाई दे रही थी और उनमें गिरफ्तार होने वाले कैदियों की आवाजें भी शामिल थी। वो दर्दनाक आवाजों में चीख रहे थे। मैं खामोशी से उन आवाजों को सुनता रहा। खौफ या दहशत नाम की कोई चीज तो अब करीब से नहीं गुजरती थी। हाँ, अफसोस जरूर था, काश उनकी मदद की जा सकती, लेकिन अब अफसोस बेकार था। हम उनकी मदद के बारे में सोचते भी तो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर आवाजें मादूम हो गईं और मैं खामोशी से जमीन पर बैठ गया। टोबो अब मेरी शक्ल देख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने निगाहें दूसरी तरफ फेर लीं। नींद आ रही है टोबो? मैंने फीके से लहजे में पूछा। नहीं बॉस। क्यों? बात टालने की कोशिश मत करो बॉस, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ लिया है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते कि इस वक्त हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? दिन में भी क्या मदद कर सकेंगे टोबो? कोशिश करेंगे बॉस, एक कोशिश करेंगे। हम ज़ेरे ज़मीन उनके बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकेंगे ये दिन में सोचेंगे। बहरहाल हम पूरी कोशिश करेंगे, टोबो ने कहा और मैं खामोश हो गया। फिर बकिया रात यूं ही गुजरी। दूसरी सुबह बड़ी बोझल थी। उल्टा सीधा नाश्ता किया, फिर टोबो तैयार हो गया। चलो बॉस, उसने कहा। क्या करोगे 30 मार? हाँ, उन्हें तलाश करेंगे, टोबो ने बड़े अज़म से कहा और मैंने ठंडी सांस लेकर गर्दन हिला दी और फिर हम दोनों आगे बढ़ गए। रात होने की वजह से आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी, वरना जिस इलाके में वारदात हुई थी वो काफ़ी दूर था। इतना दूर के चट्टानों में पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई और मैं बहरहाल टोबो की बात का कायल हो गया। रात को हम कोशिश भी करते तो हिमाकत होती, और इस ख्याल से मेरा ज़मीर किसी हद तक मुतमईन हो गया था। अजीबो गरीब इलाका था। चट्टानें पतली पतली सीधी खड़ी थी। बस यूं लगता था जैसे कोई अजीमो शान कब्रिस्तान हो जहां सैकड़ों कतबे नस्ब हों। उनके दरमियान खुश्क भूरी जमीन थी। दूर काफ़ी दूर एक पतली सी नदी नजर आ रही थी। ज़ाहिर है पानी के बगैर किसी आबादी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। चट्टानों पर गोलियों के निशानात साफ नजर आ रहे थे। इसके अलावा खाली बुलेट भी जा बजा पड़े हुए थे, जिससे अंदाजा होता था कि रात के मार्के की जगह यही है। मैंने तबसरा किया, इन चट्टानों में पानी की मौजूदगी हैरत अंगेज है। टोबो बोला, हाँ बॉस, यहाँ बेशुमार बातें हैरत अंगेज होती हैं, लेकिन उन वैश्यों के लिए यह जरूरी भी था। नहीं बॉस, इस नदी से उन्हें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। क्यों? वो जितनी गहराइयों में चले जाते हैं वहां उन्हें पानी की कोई दिक्कत नहीं होती होगी। पानी उनके करीब होता है। ओह, ये बात भी तुमने सुनी है? हाँ बॉस, कमाल है, मगर चट्टानों में सुराख तो नजर नहीं आ रहे। तुमने गौर नहीं किया बॉस? क्या मतलब? मैं कई रोज से देख चुका हूँ। ओह, मुझे भी बताओ, मैंने कहा, और फिर मैं खुद ही चौंक पड़ा। मैंने एक साए को एक चट्टान से दूसरी चट्टान की तरफ लपकते देखा था। देखा बॉस? टोबो बोला। हाँ, हमें देख लिया गया है। ओ बॉस, नदी की तरफ चलो, दौड़ो, वरना चट्टानों में हम उनके घेरे में आ जाएंगे, टोबो ने कहा और बात मेरी समझ में भी आ गई। नदी के नज़दीक खुली जगह थी और खुली जगह में हम उनसे मुकाबला कर सकते थे। बहरहाल चट्टानों में नकलो हरकत शुरू हो चुकी थी, लेकिन हम बर्क रफ्तारी से दौड़ते हुए उनके दरमियान से निकल आए और फिर हम नदी के करीब पहुंच गए। हम रुके ही थे कि हमसे थोड़ी फासले पर एक अजीबो गरीब शख्स दौड़ता नजर आया। वो मादरजाद बरहना था, यानी नंगा था, और उसके बदन से पानी टपक रहा था। गालिबन वो नदी से निकलकर भागा था। उसका कद 3 फीट से ज्यादा न होगा। रंग मिट्टी के रंग जैसा भूरा था। जिस्म फरबा यानी मोटा और छोटा था, और वो अपनी छोटी छोटी टांगों से बहुत तेज भाग रहा था। मेरे जहन में एक ख्याल आया और दूसरे ही लम्हे मैंने अपना हाथ बुलंद किया। मैंने उसका रुख भागते हुए नदी की तरफ किया और उसे गिरफ्त में दबोच लिया। भागने वाला मेरी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए कुव्वत सर्फ कर रहा था और उसके हलक से दहशत ज़दा आवाज़ें निकल रही थी, क्योंकि वो उसे गिरफ्त नजर नहीं आ रही थी जिसने उसे जकड़ रखा था। तब मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। टोबो हैरत से ये कार्रवाई देख रहा था, यहाँ तक कि बोना हमारे करीब आ गया। मैंने अब भी उसे अपनी गिरफ्त में रखा था। उसके चेहरे पर दहशत मुंजमद थी। तुम इसकी जुबान बोल सकते हो टोबो? कह नहीं सकता बॉस। इससे गुफ्तगू करके इसके बारे में मालूम करने की कोशिश करो, मैंने कहा, और टोबो तैयार हो गया। फिर उसने अफ्रीकी जुबान में उससे उसके बारे में पूछा।
लेकिन बोना खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। उसकी आंखों में अब नफरत और हकारत के आसार थे। टोबो ने कई बार मुख्तलिफ लहजे और मुख्तलिफ अंदाज में उससे बात की। इस दौरान मैं बोने के चेहरे के तासुरात देखता रहा था। मैं नोट कर रहा था कि टोबो के अल्फाज से उसके चेहरे पर फ़ख्र पैदा होता है या नहीं। लेकिन मुमकिन है बोना उसकी बात समझने के बावजूद अनजान बनने की कोशिश करे, लेकिन बोना खौफ व दहशत और नफरत से हम दोनों को देखता रहा। तब टोबो ने मायूसी से शाने हिलाए और बोला, अब कोई ऐसी ज़ुबान मुझे याद नहीं है बॉस जिससे मैं इसके बारे में मालूम कर सकूं। मैंने गर्दन हिलाई। फिर क्या करना चाहिए टोबो? इशारों की ज़ुबान बॉस। टोबो अचानक उछल पड़ा। ओह हाँ, मैंने कहा, और फिर मैं बोने की तरफ मुतवज्जह हो गया। लेकिन अचानक मैंने फ़ज़ा में एक अजीब किस्म की गर्मी महसूस की। हवा के झोंके आ गए थे, लेकिन ऐसा ही लगा था जैसे वो जहन्नुम से गुजर कर आ गए हों या करीब ही कहीं ज़बरदस्त आग लग गई हो। मैंने हैरत से चारों तरफ देखा और अचानक ही बोना इस तरह चीखा जैसे उसे ज़िबा कर दिया गया हो। मैं उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, इसलिए वो मेरी गिरफ्त से निकल गया और वो इतनी तेज़ी से दौड़कर चट्टानों में गायब हो गया कि मैं हैरान रह गया। टोबो भी हॉन्कों की तरह चारों तरफ देख रहा था। गर्म और जुलसा देने वाली हवाओं के झक्कड़ तेज होते जा रहे थे। नहीं, अचानक टोबो कपकपाती आवाज में बोला, क्या हुआ टोबो? एका बोस्ता। टोबो की दहशतनाक आवाज उभरी। क्या? बॉस बॉस बॉस। टोबो के मुंह से इतना ही निकल सका और अचानक पूरा माहौल एक दहकती भट्टी में तब्दील होने लगा। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में चारों तरफ देखा। पहाड़ अजीब से अंदाज में चमकने लगे थे और उनसे आग सी निकलने लगी थी। जो होगा देखा जाएगा टोबो, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने भी बमुश्किल आवाज़ निकाली और डूबते जहन में एक और ख्याल आया। तब मैंने टोबो का हाथ पकड़ा। आओ टोबो, कोशिश करो, भागने की कोशिश करो। कहाँ बॉस? टोबो ने पूछा। नदी पर। मुमकिन है पानी में कूद कर हम मैंने मुंह बंद कर लिया। टोबो हतुल इम्कान मेरे साथ भागने की कोशिश कर रहा था। हकीकत ये दुनिया की सबसे भयानक सिचुएशन थी। सोचने समझने की सारी सलाहियतें अब खत्म हो गई थी। हाथों में पकड़ी हुई बंदूकें संभालने का ख्याल कैसे आता? हमने इत्मीनान से उन्हें फेंक दिया और न जाने किस तरह नदी के करीब पहुंच गए। लेकिन नदी के किनारे पहुंचकर हवास जवाब दे गए थे। बहता पानी भी खोलता हुआ समंदर बना हुआ था। उसमें से तेज भाप बुलंद हो रही थी और बुलबुले उठ रहे थे। एक तेज सनसनाहट फजा में फैली हुई थी और यह हमारा आखिरी एहसास था। उसके बाद एहसासात जवाब दे गए और हम नदी के किनारे ज़मीन पर गिर पड़े, मौत के इंतजार में, जो अब सिर्फ चंद साथ दूर थी। लेकिन इंसान तो अपनी मौत पर भी कादिर नहीं है। जब दिल चाहता है आती है, नहीं चाहता नहीं आती है। ठोकर लग जाती है, मर जाता है। राह चलते मर जाता है। कुर्सी पर बैठा मर जाता है। बिस्तर पर बैठा मर जाता है। कुएं में गिरता है, नहीं मरता। आग में गिर जाता है, नहीं मरता। पानी में डूबता है, नहीं मरता। चुनाचे ये सब इंसान के बस में नहीं है, हमारे बस में भी नहीं था। चुनाचे हम भी नहीं मर सके। टोबो को और मुझे एक साथ ही होश आया था। बदन के नीचे करदारी ज़मीन थी। चारों तरफ तारीकी थी, मुकम्मल तारीकी और खामोशी। काफ़ी देर के बाद मुझे अपने वजूद का एहसास हुआ और फिर मैंने अपने बारे में सोचा और अपनी हैसियत और गुजरे हुए वाक़यात को याद करने में भी काफ़ी दिक्कत पेश आई। और फिर चौंक पड़ना कुदरती बात थी। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में हाथ पांव मारे और हाथ टोबो के बदन से लगा। कौन? मैं बोल पड़ा। ओ मेरे खुदा, आवाज़ तो बॉस की है। टोबो की भरी हुई आवाज़ सुनाई दी। ये तुम हो टोबो? मैंने तारीकी में टोबो का हाथ पकड़ लिया। हाँ बॉस, क्या तुम भी जिंदा हो? शायद, मैंने कहा। और मेरी तरह अंधे हो चुके हो? टोबो ने फिर पूछा। अंधे? तो क्या तुम्हें नजर आ रहा है बॉस? टोबो ने घुटी घुटी आवाज में कहा। क्यों, क्या बात है टोबो? मैं तो अंधा हो चुका हूँ बॉस। टोबो भराई हुई आवाज में बोला। नजर तो मुझे भी नहीं आ रहा है टोबो, मगर ये तारीकी भी हो सकती है। तारीकी? टोबो उछल पड़ा। अरे हाँ, ये तारीकी भी तो हो सकती है, मगर दरिया के किनारे इतनी गहरी रात, समझ में नहीं आता। टोबो, मैंने सरसराती आवाज में कहा। हाँ बॉस, क्या तुझे सब कुछ याद आ गया है अच्छी तरह? तब दरिया कहाँ है टोबो? क्या हम अंधे होने के साथ साथ बहरे भी हो गए हैं कि पानी बहने की आवाज़ें नहीं सुन सकते? मैंने कहा और टोबो खामोश हो गया। वो अपने हवास बहाल करने में कोशा था और कई मिनट तक उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। टोबो, मैंने उसे फिर मुखातिब किया। हाँ बॉस, सॉरी, मैं कुछ सोचने लगा था। क्या सोच रहे थे टोबो? तुम ठीक कह रहे हो बॉस, हम दरिया के किनारे नहीं हैं और गोया उस जगह नहीं है जहां हमारे हवास जवाब दे गए थे, और यहाँ तारीकी भी है। बिल्कुल ठीक, टोबो ने कहा। फिर ये कौन सी जगह हो सकती है टोबो? कोई ज़ेरे ज़मीन सुराख। टोबो ने पूरे सुकून से कहा और मेरे बदन में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। सच्ची बात है, ये मुमकिन था, लेकिन मैं कई मिनट तक कुछ न बोल सका। मैं अपनी कैफियत का जायजा ले रहा था, जिसमें कोई खास नकाहत नहीं महसूस हो रही थी, कोई तकलीफ भी नहीं थी। तुम्हें यकीन है टोबो? मैंने कहा। यकीन कर लेंगे बॉस। ओह, तब उठो। मैंने उसका हाथ दबाया और टोबो भी खड़ा हो गया। जिस जगह हम थे वो बहरहाल इतनी कुशादा जरूर थी कि हम खड़े हो सकते थे। उसके बाद टोबो ने कुर्बो जवार का जायजा लिया, लेकिन हमारे हाथ खला में झूल कर रह गए। इसका मतलब था कि जगह काफी कुशादा है। फिर मैं और टोबो हाथ पकड़कर एक तरफ चलने लगे। हमें नहीं मालूम था कि दूसरा कदम कहाँ ले जाएगा, लेकिन बहरहाल हम चल रहे थे। पैरों के नीचे
कड़वी जमीन थी और आंखों के सामने झाइयां रक्स कर रही थी। तुमने एक बात महसूस की बॉस? क्या? अब मैं तुम्हारा ह्योला देख रहा हूँ, इसका मतलब है हमारी बीनाई बरकरार है और तारीकी की ही वजह से हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। मैंने जवाब दिया, हाँ, हम अंधे नहीं हुए हैं। मगर बॉस, ये जगह तो काफ़ी कुशादा मालूम होती है, दीवार ही नहीं है। चलते रहो, देखें कहाँ पहुँचते हैं, मैंने कहा, और हम दोनों आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि जगह तंग हो रही है। कई बार हाथ दीवारों से टकरा रहे थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि अब हम किसी सुरंग में चल रहे हैं। और फिर थोड़ी दूर पर रोशनी का एक धब्बा नजर आया और टोबो चीख पड़ा, रोशनी! ओ खामोश रहो टोबो, खामोशी से हालात का जायजा लो। सॉरी बॉस, ना जाने कैसी कैफियत हो रही है। वेरी सॉरी, टोबो ने कहा, और फिर हम दबे कदमों रोशनी की तरफ चल पड़े। यह शायद सुरंग का इख्तिताम था, लेकिन यहाँ लकड़ी का एक फ्रेम लगा हुआ था जो बाहर से बंद था, गोया ये कैद खाने का दरवाज़ा था। दरवाजे के दूसरी तरफ दीवार में एक मशल रोशन थी और मशल के नीचे थोड़े फासले पर 4 वैसे ही बोने आदमी ऊँग रहे थे, जैसा एक आदमी मैं देख चुका था। अब इस बात में शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि हम आदमखोर बोनों के हाथों गिरफ्तार हो गए थे और उनकी कैद में थे। टोबो ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या ख्याल है बॉस? हम जेरे ज़मीन है टोबो। यकीनन, टोबो ने तशवीश से कहा। आओ वापस चलें। टोबो चौंक पड़ा। मगर बॉस, ये मेरा मतलब है कि इनकी कैद मुनासिब नहीं है। आओ तो सही यार, तुम्हारे असाब अभी तक कशीदा हैं और ये हकीकत है बॉस, टोबो ने शर्मिंदगी से कहा। बहरहाल उसके बाद वापसी के रास्ते में उसने कोई गुफ्तगू नहीं की और फिर हम उसी जगह वापस आ गए जहाँ से चले थे। अब आंखें तारीकी से किसी हद तक मानूस हो गई थी, इसलिए वो कैफियत नहीं थी। हम दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। हाँ मिस्टर टोबो, आप क्या फरमा रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। जो कुछ फरमा रहा था इस पर खुद शर्मिंदा हूँ बॉस। वाज मत करो, जाहिर है हम कैदी हैं, मुनासिब नामुनासिब का क्या सवाल पैदा होता है, और ऐसी शक्ल में जबकि बंदूकें भी हमारे पास नहीं हैं। ओह अरे बॉस, कहीं वो इन लोगों के हत्थे न चढ़ गई हों? खुदा जाने, मैंने कहा। लेकिन क्या ये बंदूकों के इस्तेमाल से वाकिफ होंगे? मुश्किल है बॉस, ये काफ़ी पसमानदा है। तब तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बेहद ज़रूरी है बॉस, ख़ास तौर से इस वक्त। इन आदमखोरों के दरमियान हम इनसे काफ़ी मदद ले सकते थे। टोबो अफसोस से बोला। बहरहाल अब वो हमारे पास नहीं है, हम उनके बारे में अफसोस से क्या हासिल? ये भी ठीक है। टोबो ने गहरी सांस ली और फिर चौंक कर बोला, मगर यार वो। हाँ हाँ कहो। मैंने तुम्हारे अंदर एक अनोखी बात महसूस की थी। हालात ऐसे ही थे कि मैं कभी उसके बारे में पूछ ही ना सका। कैसी अनोखी बात? मैंने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ गया कि टोबो का इशारा किस अनोखी बात की तरफ है। जवाला की बस्ती में लोगों के बदन पिस गए थे। वो कौन सी कुव्वत थी बॉस? और उस बोने को क्या हो गया था? यूं लगता था जैसे कोई उसे उठाकर ले आया हो। तुमसे कोई चीज़ छुपाने की जरूरत नहीं है टोबो, ये कुव्वत भी हमारे मोहसिन हिल ने हमें दी है। उसने मेरे हाथ में ये कुव्वत भर दी है। ओ बॉस, इसका मतलब है हम निहत्ते नहीं हैं। हाँ मेरा ही ख्याल है। मगर कैसी अनोखी कुव्वत है बॉस? ओफो, तुम कितने अजीब हो गए हो। टोबो का जहन तेजी से पलटा और ये मुस्कुराकर बोला, तब तो हम तोपों से खूब निमट लेंगे। यकीनन, खौफ की कोई बात नहीं है। और फिर यह बात उनके लिए बहुत अजीब होगी। हाँ बहरहाल, तुमने देखा बॉस, इका बोस्ता के बारे में मेरी मालूमात गलत तो नहीं थी? नहीं, लेकिन मगर भयानक मंजर था। हम जिंदा कैसे बच गए बॉस? वैसे बाहर मौसम ठीक हो गया होगा, वरना ये लोग हमें उठाकर कैसे लाए? हाँ, सूरज ढलने के बाद मौसम बदल गया होगा, मैंने कहा। मैं सोच में डूब गया था और मेरा जहन अब उस पार्टी में उलझ गया था जो उनके हाथों गिरफ्तार हुई थी। न जाने उनके साथ क्या सलूक किया गया। हालांकि कुछ वक्त पहले खुद हमारी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन लोगों को फरामोश नहीं कर सका। न जाने क्यों रह रहकर उनका ख्याल आ रहा था। अब क्या प्रोग्राम है बॉस? रात हो गई है टोबो, और फिर जो कैफियत है उसके तहत आराम करना ज़रूरी है। रात गुजारो, दिन की रोशनी में सोचेंगे। यूं भी अभी हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं। हाँ बॉस, मैं भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन क्या? बस उन लोगों का ख्याल आता है जो बेचारे इनके हाथों फंस गए। बहरहाल अगर मौका मिला तो हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे। यकीनन, मैंने मजबूत आवाज़ में कहा, और हम खुरदरी ज़मीन पर लेट गए। हमारी हिम्मत थी कि इन खौफनाक हालात में भी इस कदर पुरसुकून थे, वरना कोई दूसरा होता तो उसे हवास बाल रखना मुश्किल होता। नींद भी खूब आई। न जाने क्या बात थी, थोड़ी देर के बाद ही बेखबर हो गए और न जाने कब तक सोते रहे। बहरहाल आँख खुली तो एक एहसास ज़रूर हुआ, वो ये कि न जाने हम कितनी गहराइयों में थे, लेकिन यहाँ भी इन इरादात का तयन हो सकता था। इस वक्त मुनासिब रोशनी थी जिससे उनका एहसास होता था। बहरहाल उन लोगों ने जिंदा रहने के इंतजाम तो किए ही होंगे। मैंने टोबो की तरफ देखा। टोबो सो रहा था, मैंने उसे जगा दिया। वो चौंक कर उठ बैठा, फिर उसने चारों तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। ओह बॉस, ये नींद भी क्या शय होती है? आराम से सोए? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहायत आराम से, टोबो भी मुस्कुरा दिया। सुबह हो चुकी है। हाँ, एहसास होता है बॉस। मुमकिन है हम ज्यादा गहराइयों में ना हो। अभी क्या कहा जा सकता है बॉस? वैसे वैश्य इखलाकियात से तो वाकिफ नहीं होंगे, मेरा मतलब है नाश्ता वगैरह। मुश्किल है बॉस, टोबो गर्दन घुमाते हुए बोला। ओ, इसका मतलब है कि वो बेचारे जो 2 दिन से भूखे होंगे? पता नहीं बॉस, होंगे भी कि ना होंगे। क्या मतलब?
मुमकिन है अब वो भूख से बेनियाज हो चुके हों। टोबो ने कहा और मेरे बदन में गर्म लहरें दौड़ गईं। एक शदीद अजियत का एहसास हुआ। नहीं टोबो, ऐसा मत कहो, ऐसी बेदर्दी से उनकी मौत की बात मत करो। सॉरी बॉस, टोबो शर्मिंदगी से बोला। आओ अब इंतजार बेकार है, कुछ करें, मैंने कहा और टोबो भी उठ खड़ा हुआ। लेकिन हम सुरंग के आखिरी सिरे पर भी पहुंचे भी नहीं थे कि दूसरी तरफ से बेशुमार आदमखोर वैशी आते नजर आए। मैंने कहा देखना चाहिए कि वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। वो सब हमारे गिर्द फैल गए। उनके पास हथियार थे, लेकिन निहायत नाकिस, पत्थर और लकड़ी के हथियार जो सिर्फ फेंक कर मारे जा सकते थे या फिर करीब से। वैसे उनकी तादाद ही उनकी कुव्वत थी। वहशियाना अंदाज में मुस्कुराते और कहके लगाते वो हमारे गिर्द फैल गए और फिर वो हमें आगे धकेलने लगे। सुरंग का दरवाज़ा खुल चुका था। हम खामोशी से बाहर निकल आए, लेकिन वो तो हमारे बदन टिटोल टिटोल कर देख रहे थे, गोश्त का अंदाज़ा कर रहे थे। मैंने अभी खामोशी इख्तियार की थी, वो आपस में बातें भी कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल था कि टोबो उनकी जहन नहीं समझ पा रहा था। टोबो कोई अंदाज़ा लगा सके? नहीं बॉस, सालों की जुबान मेरे लिए अजनबी है। देखते हैं ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं, मैंने कहा। टोबो खामोश था। वैशी हमारे आगे पीछे चल रहे थे और हम सुरंगों के उस जाल को देख रहे थे जो कभी गहराइयों में जाता, कभी बुलंदियों की तरफ। और फिर हम एक अनोखी जगह पहुंच गए। बंद प्याले नुमा जगह थी, जैसे दो प्याले एक दूसरे पर रख दिए गए हों। वहां कुछ लोग बंधे हुए नजर आ रहे थे, कुछ जमीन पर पड़े हुए थे। और अचानक मैं एक की शक्ल को पहचान गया। मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने चारों तरफ देखा और दूसरे लोगों को पहचानने की कोशिश करने लगा। जिस शक्ल को मैंने पहचाना था वो कर्नल डिक्सन था। मैंने वहशियों का हिसार तोड़ दिया और दौड़ता हुआ कर्नल डिक्सन के पास पहुंच गया। डिक्सन की बुरी हालत थी। कर्नल, मैंने उसे झंझोड़ते हुए कहा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूरने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे पहचाना और फिर उसकी कमजोर आवाज उभरी। तुम सरफराज? हाँ कर्नल, आप? और सरफराज मेरे बेटे, तुम भी? नवाब फैरोजुद्दीन कहाँ है कर्नल? मैंने हिज़यानी अंदाज में पूछा। वो अब हमारे साथ नहीं है। क्या? मैं सन्नाटे में आ गया। क्या हुआ उन्हें कर्नल? लंबी कहानी है सरफराज, क्या करोगे सुनकर, अब क्या फायदा? कर्नल डिक्सन ने मायूस लहजे में कहा। वो जिंदा है कि नहीं, मैंने पूछा। हाँ, जब से हम जुदा हुए थे वो तो जिंदा थे। और कौसर, फैरोज की बेटी, वो भी जिंदा थी। तो क्या यहाँ वो आपके साथ नहीं आए? नहीं, डिक्सन ने जवाब दिया। मैंने गहरी गहरी सांस ली। मेरी हालत संभल गई थी। नवाब फैरोजुद्दीन जिस हाल में भी हों, बहरहाल इन आदमखोरों के कब्जे में नहीं आए थे। वैशियों ने मजीद कोई कदम नहीं उठाया। शायद वो हमें यहाँ तक पहुँचाने ही आए थे। चंद मिनट के बाद वो वहाँ से चले गए, गोया ये प्याला कैद खाना था। तब मैंने कर्नल डिक्सन की तरफ देखा, फिर दूसरे लोगों की तरफ। सब शक्लें जानी पहचानी थी। एंजेला भी उनमें शामिल थी। वो ज़मीन पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं। दूसरे चंद लोग भी नीम मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे। मैंने एक तवील सांस ली और कर्नल डिक्सन को देखने लगा। भूखे होंगे आप, मैंने कहा। ओह, तुम जानते नहीं सरफराज, तुम नहीं जानते। तुम इन लोगों के चक्कर में कब आ रहे? कर्नल डिक्सन ससराती आवाज़ में बोला। आप लोग परसों रात को कैद हुए थे ना, मैंने कहा। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? आपने इन लोगों पर फायरिंग की थी। हाँ, क्या तुम उस वक्त आज़ाद थे? हाँ, मगर अफसोस मैं किसी तौर आपकी मदद नहीं कर सकता था। तुम्हारे दूसरे साथी? आपकी मुराद स्या फामों से है? हाँ, वही तो तुम्हारे साथ थे। अब सिर्फ टोबो रह गया है। ओह, बाकी लोग? नहीं, वो खैरियत से हैं, हमने ही उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन कर्नल डिक्सन, आपकी और आपके साथियों की ये हालत मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। नवाब फैरोजुद्दीन आपसे क्यों जुदा हो गए? और भी चंद लोग थे जो नजर नहीं आ रहे थे। अहमद अफंदी भी नहीं है। तवील कहानी है सरफराज, सुनोगे? क्या हर्ज है, आपको कोई एतराज है? नहीं, कर्नल डिक्सन ने फीके लहजे में कहा, लेकिन अब सारी कहानियां बेमसरफ हैं। हम जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। ओह कर्नल डिक्सन, आप तो एक बाहिम्मत इंसान है, मैंने कहा। हाँ, इसके साथ ही हकीकत शनास भी। क्या मतलब? वो देखो, उस कोने में खून के कुछ धब्बे और निची हुई हड्डियां। वो खोपड़ी, जानते हो ये कौन लोग हैं? कर्नल डिक्सन ने एक तरफ इशारा किया और मैंने चौंक कर प्याले नुमा कैद खाने के उस कोने की तरफ देखा जिस तरफ कर्नल डिक्सन इशारा कर रहे थे। वो क्या है? मैंने खौफजदा आवाज में पूछा। हार्वर्ड, मैकलेन, गलेडर और सुबकी, कर्नल डिक्सन पुरस्रार आवाज में बोले। ये चारों हमारे साथ थे। हमारे सामने इन्हें जमीन पर गिराया गया था। इनकी गर्दनें काट कर खून की उछलती हुई धारों के घूंट भरे गए और फिर इनके गोश्त की बोटियां बोटियां आपस में तकसीम कर ली गई। देखो, उन्होंने अपने तेज दांतों से उन हड्डियों से गोश्त किस तरह साफ कर लिया है। और यह सारा ड्रामा हमारे सामने ही हुआ था, कर्नल डिक्सन ने बताया। मेरी आंखें बंद हो गई थी। क्या खौफनाक तस्वुर था। काफी देर तक मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। उन लोगों के चेहरे की मर्दनी, जमीन पर पड़े हुए बेओसान लड़कियां, उनकी ये कैफियत अब पूरी तरह मेरी समझ में आ गई थी। वैशी आदमखोरों की तरफ से मेरे दिल में बेपनाह नफरत पैदा हो गई थी और मैंने नफरत की निगाहों से उन सब की तरफ देखा। और कुछ अरसे के अंदर हम सब भी इस हालत को पहुंच जाएंगे। हमारी हड्डियों के ढेर भी किसी कोने में पड़े होंगे। चुनाचे कहानी सुनने से क्या फायदा? कर्नल डिक्सन ने खोखली आवाज में कहा। ओ मिस्टर डिक्सन, इस तरह हिम्मत ना हारे, मैंने दिलासा दिया। वो कहने लगे, मेरे बच्चे, तुमने वो मंजर नहीं देखा जो मैं देख चुका हूँ।
اس کے باوجود میں آپ سے استدعا کروں گا کہ اس قدر ہمت نہ ہاریں، جب تک زندہ ہیں زندہ رہنے کی جدوجہد کریں گے۔ کرنل ڈکسن نے میری بات پر تبصرہ نہ کیا، لیکن ان کے چہرے کی مایوسی احساس دلا رہی تھی کہ میری باتوں سے انہیں کوئی تقویت نہیں پہنچی۔ چند ساتھ میں ان کی طرف دیکھتا رہا۔ کرنل ڈکسن خاموشی سے خلا میں گھور رہا تھا۔ پھر میں نے ٹوبو کو اشارہ کیا اور ٹوبو میرے نزدیک پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے ٹوبو، ہمیں کچھ کارروائی شروع کرنی چاہیے، ورنہ یہ لوگ بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ اب وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ جو حکم باس، ٹوبو نے کہا۔ کرنل ڈکسن ہماری بات سن رہا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور پھر کمزور آواز میں بولا، کیا کر سکتے ہو تم ان لوگوں کے خلاف؟ یہ چیونٹیوں کی طرح بھرے پڑے ہیں۔ اگر تم ان سے جنگ بھی کرو گے تو کتنوں کو مار سکو گے؟ کرنل ڈکسن، میرا نام سرفراز ہے، میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ برائے کرام آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ وہ کہنے لگا، ہم نیم جاں ہو چکے ہیں، کیا کر سکیں گے؟ آپ ان سب کو اپنے قدموں پر کھڑا تو کر دیں۔ ٹوبو، کرنل کی مدد کرو، میں نے کہا، اور ٹوبو زمین پر پڑے ہوئے لوگوں کو تھپتھپا کر کھڑا کرنے لگا۔ نیم مردہ چہرے لیے سب اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک نہ تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی کسی کے چہرے پر کوئی تاثر پیدا نہیں ہوا، خالی خالی نگاہیں، سونے سونے چہرے۔ میں نے اس پیالہ نما قید خانے کے قصے کی طرف دیکھا اور پھر میرا خیالی ہاتھ پتھر کی دیوار سے جا ٹکا۔ میں نے اس پر قوت صرف کی اور ایک خوفناک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ پتھر کی ایک سل نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ آؤ، میں نے اپنے پیچھے والوں کو اشارہ کیا۔ بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ لوگ یہ غور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ غیر مانوس دروازہ کس طرح بنا۔ ہاں، بھورے رنگ کے آدم خور بونے اس غیر متوقع آواز پر دوڑ پڑے تھے۔ تب میری انگلیاں پھیلنے لگیں اور میں نے ٹوٹے ہوئے سل کو خیالی شکنجے میں جکڑا اور بونوں پر دے مارا۔ بے شمار چیخیں بلند ہوئیں۔ بچنے والوں کا خوفزدہ گروہ پلٹ کر بھاگا اور میرے ساتھی ٹوبو نے مردانہ وار کہکا لگایا، آؤ آؤ کرنل ڈکسن، ان لوگوں سے کہو ٹوبو کی پشت پناہ پر چلے آئیں۔ ارے ان آدم خوروں کی ایسی کی تیسی۔ کرنل ڈکسن اور کچھ دوسرے لوگوں کو احساس ہوا تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ کیا خاص بات ہے، اس سلسلے میں کوئی نہ جانتا تھا، نہ جان سکتا تھا۔ بہرحال سب خوفزدہ انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ زندگی کی طلب ہر تصور پر حاوی ہوتی ہے، بھوک، خوف، سب کچھ فنا، لیکن زندگی اب بھی پیاری تھی اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی تھا۔ سامنے لمبی سرنگ تھی، نہیں معلوم تھا کہاں جاتی ہے، لیکن یوں نہیں کرنا تھا، جہاں بھی نکل جائیں۔ میرے لوگ میری تقلید کر رہے تھے زندگی کی تلاش میں۔ ہم سرنگوں میں دوڑتے رہے اور بالآخر جدوجہد رنگ لائی۔ ایک سرنگ کا دہانہ مل گیا۔ ویسے مجھے حیرت تھی، جس قدر آدم خور یہاں آباد تھے اسے دیکھتے ہوئے بہت کم مقابلے پر آئے تھے، لیکن یہ خام خیالی تھی۔ بہرحال دشمن بے وقوف نہیں ہوتا۔ غار کے تنگ دہانے سے ایک ایک کر کے تمام افراد باہر نکل آئے، لیکن چٹانی سوراخوں سے نکلنے والے ہم تنہا نہ تھے۔ چاروں طرف کی چٹانیں انسان اگل رہی تھیں۔ چیونٹیوں کی طرح قطاریں باندھے بھورے آدم خور باہر نکل کر چاروں طرف باہر پھیلتے جا رہے تھے۔ جسے جو ہتھیار ملا تھا اٹھا لایا تھا اور ہم سے جنگ پر آمادہ تھا۔ کرنل ڈکسن اور دوسرے لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر دہشت زدہ ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں اگر ہمارے پاس ہل مین کی دی ہوئی بندوقیں ہوتی تو کیا ہی عمدہ بات ہوتی، لیکن بندوقیں تو ہم نے ایسی بدحواسی کے عالم میں پھینکی تھی کہ ان کی جگہ کا تعین بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال اس وقت مجھے صرف اپنی قوت پر بھروسہ کرنا تھا اور اس قوت کو ایسے انداز سے استعمال کرنا تھا جو بھرپور ہو اور وحشیوں کو پوری طرح خوفزدہ کر دے۔ لیکن کرنل ڈکسن اور دوسرے لوگوں کے سائے میں یہ تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بعد ان کو اس سلسلہ میں مطمئن کرنا پڑتا اور ہل مین کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ٹوبو کو اشارہ کیا اور ٹوبو میرے اشارے کو سمجھ گیا۔ اس نے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور میں خاموشی سے ایک چٹان کے پیچھے کھسک گیا۔ یہاں سے میں نے ان لوگوں کے ایک بڑے جتھے کو نشانہ بنایا۔ ان کے نزدیک ایک اونچی چٹان کھڑی تھی۔ میری پوری توجہ چٹان کی طرف ہو گئی اور یکایک چٹان اپنی جگہ سے بلند ہوئی اور لوگوں پر جا پڑی۔ بے شمار وحشی چٹان کے نیچے دب گئے تھے اور دوسرے لمحے میں نے ایک دوسری چٹان اٹھائی اور نہایت سخت قوت صرف کرنی پڑ رہی تھی اور وحشیوں میں دہشت پھیل گئی تھی۔ کرنل ڈکسن اور دوسرے لوگ چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ میں اس پہلے ہی حملے میں بھرپور تاثر چھوڑنا چاہتا تھا، چنانچہ میں ایسی جگہوں کو نشانہ بنا رہا تھا جو ہمارے قریب تھیں اور بلا شبہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وحشیوں میں دہشت پھیل گئی اور وہ دور دور بھاگنے لگے۔ تب میں نے ٹوبو کو آواز دی، ٹوبو ندی کی طرف چلو، اور ٹوبو نے کرنل ڈکسن کو اشارہ کیا۔ وہ لوگ ندی کی طرف بڑھنے لگے۔ میں راستہ صاف کرنا چاہتا تھا اور اب ان لوگوں کی شکلوں پر کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور اب میں ان لوگوں کے سامنے آ گیا۔ کرنل ڈکسن تیزی سے میرے قریب پہنچ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے سرفراز؟ اس نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ آپ پیچھے ہٹے رہیے کرنل، ان لوگوں سے جتنی زیادہ دور نکل سکیں، میں نے کہا، اور کرنل ڈکسن نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ یوں ہم چٹانوں سے دور ہوتے گئے اور تھوڑی دیر میں کافی دور نکل آئے۔ وحشیوں کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی، وہ دور ہی رہے اور ہم پیچھے ہٹتے رہے۔ لڑکیاں بری طرح نروس تھیں۔ پھر چٹانی سلسلہ ختم ہو گیا اور ہمارے بھاگنے کی رفتار سست ہو گئی۔ لڑکیاں گری پڑ رہی تھیں، ان کی حالت کافی خراب تھی۔ اب بھی ان کی آنکھوں میں دہشت منجمد تھی، انہیں اپنی زندگی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب وحشی آدم خور بہت دور رہ گئے تھے اور ان کے نزدیک آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے کافی سکون ہو گیا تھا۔ کرنل ڈکسن تھک کر رک گیا۔ میں اب زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا، اس نے کہا۔
बस थोड़ी दूर और कर्नल, उसके बाद हम निस्बतन अच्छे इलाके में पहुंच जाएंगे। अब तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है। और हम सुस्त रफ्तारी से चलने लगे। उस वहशतनाक इलाके से काफी दूर निकल आए थे और अब जगह जगह सरसब्ज झाड़ियां नजर आने लगी थी। थोड़े ही फासले पर वो नदी नजर आ रही थी। ये उसी इलाके से आती थी जहां से हम निकल आए थे। नदी के दूसरी तरफ दरख्तों का सिलसिला नजर आ रहा था। वो मुश्किल तमाम नदी के किनारे पहुंचे और अब सबकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। सब औंधे सीधे गिरे पड़े। खास तौर से लड़कियों की बुरी हालत थी। कर्नल डिक्सन ने भी जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर ली थी। मैंने उन सब की कैफियत देखी और एक गहरी सांस ली। टोबो, मैंने आहिस्ता से टोबो को आवाज दी। यस बॉस, टोबो ने मुस्तैदी से कहा। तुम इनकी कैफियत समझ रहे हो? किसी हद तक बॉस। अगर ग़िज़ा का बंदोबस्त ना हुआ तो इनमें से बहुत से कम हो जाएंगे। बंदोबस्त मुमकिन है बॉस। और तो तुम्हारा भी यही ख्याल है? क्या बॉस, जानवर मिल सकेंगे? हाँ बॉस, पानी भी है और सब्जा भी है। जानवर आसमान पर नहीं होते। तब आओ तलाश करें, मैंने कहा और हम दोनों चल पड़े। दरख्त छदरे थे, घास वगैरह भी थी और फिर हमें एक जंगली गाय नजर आ गई। बॉस, टोबो ने उस तरफ इशारा किया और मैंने दौड़ती हुई गाय की तरफ देखा। वो कलांचे भर रही थी और दूसरे लम्हे मैंने हाथ बुलंद किया और गाय अपनी जगह उछलने लगी, लेकिन मेरी गिरफ्त से कहां बच सकती थी। मैं उसे टोबो के नजदीक घसीट लाया और फिर हमने गाय को गिरा दिया। थोड़ी देर के बाद टोबो उसकी खाल साफ कर रहा था और मैं किसी दूसरे जानवर की तलाश में था। भुने हुए गोश्त की बू ने उन लोगों में जिंदगी दौड़ा दी। कर्नल डिक्सन दौड़ा आया था, हालांकि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने फटी फटी आंखों से हमारी काविशें देखी और फिर उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। मैंने उसके करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कर्नल, आप परेशान क्यों हैं? यूं लगता है सरफराज, इस टीम में तुम्हारी मौजूदगी हम लोगों की बेहतर जिंदगी की अलामत थी। खुदा की कसम, उन दिनों हम बड़े बड़े खतरों से कैसे गुजर गए थे, लेकिन तुम्हारी अलहदगी के बाद। हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे कर्नल, आप मेरी मदद करें, इन लोगों तक ये गोश्त पहुंचाएं। पानी हमें नदी से पीना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बर्तन नहीं है। जो हुक्म सरफराज, कर्नल ने इंकसारी से कहा। दिली मुसरत हो रही थी उन लोगों को देखकर। सब में नई जिंदगी दौड़ गई। गोश्त के टुकड़े उन सब में तकसीम कर दिए गए थे और इस वक्त वो उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी। गोश्त ने उनके जिस्मों में ताकत भर दी और पानी पीने के बाद उनके चेहरों पर रौनक नजर आने लगी। सबसे आखिर में हमने गोश्त खाया। मिकदार काफ़ी थी। सब ने खूब पेट भर लिया था और फिर सब एक जगह बैठ गए। मेरे ख्याल में दोस्तों, हमारे क़याम के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है। अब आप लोगों की हालत बेहतर है, हमें थोड़ा सा सफ़र और कर लेना चाहिए। हम तैयार हैं, सब ने कहा और हम चल पड़े। उसके बाद रात तक सफ़र जारी रहा। रास्ते में मजीद गोश्त का बंदोबस्त कर लिया गया था। कर्नल डिक्सन ने शिकार का वो अजीब तरीका देखा। जब दौड़ते हुए जानवर अचानक तकलीफ में मुब्तला हो जाते, गिर पड़ते और टोबो उन पर काबू पा लेता। इस तरह रात की खुराक का भी माकूल बंदोबस्त हो गया। उसमें अब दूसरे लोगों ने भी मदद की थी और फिर जब एक पुरसकून और खुशगवार माहौल मैसर हो गया तो मैंने अंजला को जा लिया। हेलो डेनिलिया। अंजला, मैंने उसे पूरे नाम से मुखातिब किया। ख्वाबों के आदमी, डेनिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी हो? जैसी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, मगर तुम कहाँ खो गए थे? जंगलों में, पहाड़ों में, मैंने मुस्कुरा कर कहा। यूं लगता है जैसे तुम्हारे साथ आसानियां सफ़र करती हों। जो ही तुम हमारे दरमियान से हटे, मुसीबतों का दौर शुरू हो गया और अब जब तुम दोबारा मिले तो जिंदगी साथ लाए। मैंने कहा, मुझे खुशी है डेनिलिया कि मैं तुम्हारे काम आ सका। तुम कुछ और पुरस्रार हो गए हो सरफराज। मतलब क्या? सब तुम्हारे बारे में दबी दबी सरगोशियां कर रहे हैं। ओह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस मेरी खुशबख्ती है कि मेरी काविशें तुम्हारी जिंदगी बन गई। तुम ठीक हो सरफराज? हाँ डैनी, बिल्कुल ठीक। स्याफाम तुम्हारे साथ है? हाँ, मेरा साथी, मेरा दोस्त। मैंने टोबो की तरफ देखा। और दूसरे लोग? वो सब छूट गए। तुम दर हकीकत उस वक्त भी अनोखे थे सरफराज और अब भी अनोखे हो। तुम इस दौरान कहाँ भटकते रहे? बस इन्हीं जंगलों में। तुम्हारे लिए मुमकिन है तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत पेश आ जाए। उफ खुदाया, जिंदगी कैसी भयानक हो गई थी सरफराज। न जाने हमारे दिल दहशत से रुक क्यों नहीं गए। शायद जिंदगी बाकी थी। ओफो, हमारे सामने हमारे साथियों का गोश्त आपस में तकसीम हुआ था। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। डेनिलिया की आंखें दहशत से फैल गई थी। बहरहाल तुम बच गई, मगर हुआ क्या सरफराज? किसी की समझ में भी नहीं आया। अचानक उन पर चट्टानों की बारिश कैसे हो गई? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। धमाके भी नहीं हुए थे जिससे अंदाजा होता कि शायद बारूद इस्तेमाल किया गया है। फिर तुम क्या सोच रही हो? सिर्फ मैं नहीं, सबका एक ही ख्याल है। ओहो, क्या? यही कि तुम पुरस्रार कुवतों के मालिक हो। पहले भी तुम्हारी वजह से कामयाबियां शरीके सफर थीं और अब भी जब तुम्हारी शक्ल नजर आई तो मौत के जबड़े खुल गए और हम उसके हलक से निकल आए। ओह, मैंने उसकी बात को गौर से सुना। मैं इससे लुत्फानंदोज नहीं हुआ, बल्कि मैंने संजीदगी से उसके अल्फाज पर गौर किया। हिल लेन के दिए हुए तोहफे बहरहाल उसकी अमानत थे। मैं उसका राज किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन उनसे काम लेना भी जरूरी था। इसलिए अगर ये अफवाह कोई हैसियत इख्तियार कर जाए तो क्या हर्ज है। डेनिलिया मेरी शक्ल देख रही थी। क्या हम सबका ख्याल गलत है? उसने पूछा। और डेनिलिया, ये इत्तफाकात भी हो सकते हैं। कितने इत्तफाकात होंगे? मैंने कहा, बहरहाल मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आ सका। बोली, इकरार नहीं करोगे? मैंने कहा, तुम मेरी दोस्त हो डेनिलिया। बहरहाल मैं खामोशी इख्तियार किए लेता हूँ। उसी वक्त कर्नल डिक्सन मेरे पास पहुंच गया। उसके अंदाज से अकीदत टपक रही थी। मसरूफ है मिस्टर सरफराज?
اس نے اپنائیت سے پوچھا۔ نہیں، آئیے مسٹر ڈکسن، بس ڈینیلیا سے باتیں ہو رہی تھیں اور کرنل ڈکسن ہمارے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کاش میں اس محفل میں آپ حضرات کو چائے پیش کر سکتی، ڈینیلیا نے ظریفانہ لہجے میں کہا اور کرنل ڈکسن مسکرانے لگا۔ یوں سمجھ لیں ڈینیلیا ہمارے ہاتھوں میں چائے ہے۔ اوہ ہاں، ڈینیلیا بھی مسکرا دی۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرنے کا خواہش مند ہوں سرفراز، ضرور میں حاضر ہوں۔ میرے بیٹے، میں بھی ان شرمندہ لوگوں میں شامل ہوں جو تمہاری جدائی کے بعد پشیماں ہوئے تھے، لیکن بعض زبانوں نے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا کہ جس دن سے تم گئے پارٹی کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ میں نے کہا گزری بات ہے کرنل، جانے دیں۔ میں نے اعتراف کیا ہے، کرنل بولا۔ میں نے کہا اب اس بات کو ذہن سے نکال دیں۔ کہنے لگے یہ تمہاری بڑائی کا ایک اور ثبوت ہے۔ میں نے دیکھا تم نے شطرنج کھیلی اور یوں کھیلی کہ بات عقل سے باہر ہو جاتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ پھر ہم سب نے دیکھا کہ تمہاری وجہ سے ایسی آفات ٹلیں جن میں ہلاکت لازمی تھی، مثلاً ہاتھیوں کا طوفان، اور پھر اس وقت جب شکار سے مایوس ہوئے تو تم نے شکار کے ڈھیر لگا دیے۔ تمہاری کون سی بات کا اعتراف کیا جائے؟ بہرحال شکریہ۔ نہیں، اس کے بعد تم عزتوں کے محافظ بنے، لیکن ہر دل احساس ہے کمتری کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ کوئی بھی تم جیسا نہیں تھا۔ میں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ لیکن نواب فیروز الدین، کہنے لگے بدقسمت انسان تھا۔ میں نے کہا خیر جانے دے، میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ہیروں کی چمک انسان کو سارے رشتے فراموش کرنے پر مجبور کر دیتی ہے سرفراز۔ فیروز الدین نے بھی دوست کھو دیے۔ میں نے پوچھا کیا آپ لوگوں میں کوئی اختلاف ہو گیا تھا؟ ہاں، اور اس کا روح رواں فرزان عامری تھا۔ اوہ، جس کی کہانی سنی گئی تھی؟ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اس تک پہنچ گئے تھے؟ ہاں، اور اس وقت تک ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بظاہر فرزان ایک اچھا انسان تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی فطرت میں عصبیت گھل گئی اور اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہ رہا، اور بالآخر اس نے ہم لوگوں میں دو گروہ کرا دیے۔ بڑا دکھ ہوا تھا فیروز الدین کو چھوڑ کر۔ اوہ، میں نے تعصب سے کہا۔ ہم لوگوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بس طے پایا تھا کہ ایک دوسرے سے دور رہ کر قسمت آزمائی کریں۔ ہاں، فیروز الدین نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر مستقبل میں ہمارے راستے ملے تو ہم دشمن کی طرح ملیں گے۔ کیا ہو گیا نواب صاحب کو؟ دوستوں کا بچھڑ جانا بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ فرزان عامری کے وحشی لڑکے کا کیا ہوا؟ وہ بھی ساتھ تھا، انہوں نے نتکا کی روانگی کی تیاریاں کر لی تھی، اب یہ تو خدا ہی جانے کہ وہ کہاں تک پہنچے۔ میں نے گہری سانس لی اور کرنل ڈکسن بھی غمزدہ شکل بنائے بیٹھا رہا۔ بہرحال کرنل ڈکسن، حالات ہمارے تابع نہیں ہوئے۔ کہنے لگے میں جانتا ہوں میرے بچے، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے یقین کرو اکتا گیا ہوں، اگر حالات ساتھ دے سکے تو واپسی کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت ہیروں کی چمک زندگی سے بہت دور کر دیتی ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہوا ہے، آپ کے ساتھیوں کا بھی یہی پروگرام ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے ان کی زندگی تو اب ایک نئی حیثیت رکھتی ہے۔ یقین کرو ہم میں سے کسی کو زندگی کے چند لمحات سے زیادہ ہونے کا احساس نہیں تھا۔ یہ حالات قدرت کے بس میں ہوتے ہیں۔ ویسے میں آپ لوگوں کو ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہ طویل عرصہ میرے لیے بھی گوناگون تجربات کا رہا ہے، لیکن میں نے حالات سے شکست قبول نہیں کی۔ میں اس منبع تک پہنچنا چاہتا ہوں جو میرا نصب العین ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ پسند کریں تو میری پیشکش قبول کر لیں۔ کرنل ڈکسن نے میری بات پر سر جھکا لیا، پھر بولا میرے سامنے میرا متعین کردہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی ہر طرح مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے آگے لے جانا چاہتے ہو سرفراز؟ کرنل ڈکسن نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا اور کرنل ڈکسن کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن اٹھاتے ہوئے کہا میں یہ کہہ کر خواہ مخواہ بننے کی کوشش نہیں کروں گا کہ میں ہیروں کا تصور چھوڑ چکا ہوں اور اب صرف تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن بیٹے ایک بات ضرور میرے ذہن میں ہے۔ کیا کرنل ڈکسن؟ تم انوکھے انسان ہو، میں تمہیں بے پناہ پسند کرتا ہوں اور تم میرے اور ان سب کے باس بھی ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں سرفراز کہ ہم اس بارے میں کھل کر گفتگو کر لیں۔ میں نے کہا نہایت مناسب بات ہے۔ تم اسے توہین تو محسوس نہیں کرو گے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ میں ان لوگوں کا اندیہ لے لوں گا، ان میں سے کون کون ہمارے ساتھ جائے گا، اور انہیں تمہاری پیشکش بھی بتا دوں گا۔ تم مجھے اس بارے میں بتاؤ، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کرنل۔ میں نے کہا تو پھر سنو سرفراز، اس مہم کے سلسلہ میں جو تمہارا مشن ہے وہ تو حیثیت ہی دوسری رکھتا ہے۔ ہم یا اور کوئی اس میں مداخلت کی جرت نہیں کر سکتے۔ ویسے یہ پارٹی جس وقت چلی تھی اس وقت سے لے کر اب تک تمہاری پوزیشن سب سے زیادہ مضبوط رہی۔ تم نے پارٹی کی مدد کی اور پارٹی سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی کامران رہے، جبکہ ہم زندگی کے راستوں سے ہٹ کر موت کے جبڑوں میں داخل ہو گئے تھے۔ میں نے کہا وہ تو تقدیر کی بات ہے کرنل۔ بے شک، لیکن فہم و فراست بھی ایک ٹھوس حقیقت رکھتے ہیں۔ ہاں، ہر کام کے لیے تھوڑی سی کوشش تو ضروری ہوتی ہے۔ ہم سب نتکا چلیں گے، اگر قسمت نے یاوری کی تو کامران ہوں گے۔ ہیروں کے حصول کے بعد ان کے دو حصے ہوں گے، ایک حصہ تمہارا ہوگا اور دوسرا ہم سب آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ میرے خیال میں یہ کافی ہے، تم ہم سب کی رہنمائی کرو گے۔ ٹھیک ہے، ایک بزرگ کی حیثیت سے میں آپ کو ترجیح دوں گا کرنل، لیکن اس کے لیے تم بہتر ہو، مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ تمہارے ساتھ جانے والے تمہارے احکامات کی تعمیل کریں گے، جن میں بھی شامل ہوں گا۔ کرنل ڈکسن نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے کرنل، میرے احکامات ہی کیا ہوں گے؟
सिवाय इसके कि पार्टी में कोई एक दूसरे पर फोकियत ले जाने की कोशिश न करे। हर शख्स डिसिप्लिन का पाबंद हो, इसमें हम सब की बेहतरी और भलाई होगी। और इसी बात पर मुझे कोई इख्तलाफ हो सकता है, निहायत मुनासिब है। इसके अलावा मैंने भारी आवाज़ में कहा, हमें खुराक की फराहमी के लिए जदोजहद करना होगी, पानी का बंदोबस्त रखना होगा। दरअसल मैं चाहता हूँ हम सफ़र करें, लेकिन उन मुर्दा इंसानों की मानंद है। उन्हें देखकर एहसास हो कि वो ज़िंदगी से बेजार हैं और कोई बड़ी मुसीबत इस सहरा में उन्हें घसीट लाई। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कर्नल डिक्सन? मैं तुम्हारी एक एक बात से मुत्तफिक हूँ। मुर्दा दिली जद्दोजहद की मुकाबिल होती है। हम सब जिंदा हैं, अपनी मर्जी से यहाँ आ रहे हैं, तो फिर हम उदास क्यों रहें? मैंने कहा। बिल्कुल ठीक, कर्नल ने इतराफ़ किया। बस तो कर्नल आप उन तमाम लोगों से बात कर लें, उसके बाद हम नितिका का सफ़र शुरू कर दें। बस तो मुझे इजाज़त दो, कर्नल डिक्सन ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैंने मुस्कुराते हुए टोबो की तरफ देखा और टोबो भी मुस्कुरा दिया। क्या ख्याल है टोबो मेरी जान? बिल्कुल ठीक बॉस, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? अरे नहीं बॉस, मैं आदम बेजार तो नहीं। ये लोग साथ रहेंगे, हंगामे होंगे, कह के लगेंगे जैसे कि पहले। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा। और फिर कर्नल डिक्सन ने मेरे पास आकर सबकी आमादगी का इजहार कर दिया। उसने कहा कि जितने अफराद इस टीम में शामिल हैं सब तुम्हारे ऊपर मुकम्मल एतमाद करते हैं और तुम्हारे हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हैं। यूँ समझो फराज कि मैंने उन्हें तुम्हारे अल्फाज सुना दिए तो उनके जिस्मों में नई जिंदगी दौड़ गई और फिर हमने एक मुतय्यन किए हुए रास्ते पर सफ़र तय करना शुरू किया। मैंने पहला हुक्म ये दिया कि जहाँ शिकार नजर आए उसे शिकार करने की कोशिश की जाए। खुराक का माकूल ज़ख़ीरा हमारे साथ होना चाहिए। बस फिर क्या था, जवानों की आंखें सहराओं में भटकने लगी, रफ्तार तेज़ हो गई और जब दूर से दरख्तों का सिलसिला नजर आया तो गोया सब दौड़ पड़े। कर्नल डिकिंसन और लड़कियां मेरे साथ थीं। अनोखी बात है सरफराज, तुम यकीन करो, ये सब इस तरह जिंदगी बसर कर रहे थे जैसे इनके जिस्मों की जान निकल चुकी हो, लेकिन अब तो इनकी कैफियत ही दूसरी है। मैं बेहद खुश हूँ। मैंने कहा, मैं भी खुश हूँ कर्नल। ओहो देखो, शायद उन्होंने कुछ किया। कर्नल डिक्सन ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा और हमने एक दिलचस्प मंजर देखा। सब के सब बेचारे हंसते थे। शिकार करना ज़ाहिर है उस वक्त कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो जिस अंदाज में कोशिश कर रहे थे वो बेहद दिलचस्प था। उन्होंने एक बड़ी सींगों वाली नील गाय के गिर्द हिसार बना लिया था। नील गाय काफ़ी खूनखार थी, तंदुरुस्त भी थी, लेकिन इतने सारे आदमियों को देखकर घबरा रही थी। वो जिस तरफ दौड़ती वो लोग शोर मचाते, वो घबरा कर दूसरी तरफ भागने लगती और वो यूं अपना हिसार तंग करते जा रहे थे, यहाँ तक कि नील गाय थक गई और वह सब उस पर पल पड़े। न जाने किस तरह उन्होंने उसे ज़िबा किया और यूं उन्होंने अपना पहला शिकार हमारे कब्जे में दिया। 3-4 जवान नील गाय को लटकाए हुए ला रहे थे और दूसरे जवान मजीद शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। शाम हुई तो शिकार का एक बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद था। कर्नल डिक्सन और टोबो उन लोगों को गोश्त महफूज करने के मशवरे दे रहे थे और रात के खाने पर उस वीराने में खसूसी डिश का बंदोबस्त किया जा रहा था जो बगैर मिर्च मसाले के थी, लेकिन ये फीका गोश्त भी खुदा दे गया। रात के खाने के बाद कर्नल डिक्सन मेरे पास आ गया। उसकी आंखें जोश का इजहार कर रही थी। हेलो बिग बॉस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो कर्नल, सब ठीक है ना? बिल्कुल, कर्नल डिक्सन ने दोनों बाजों पर हाथ फेरता हुआ बोला। वो रात का खाना क्या ही उम्दा था, लेकिन हम चाय नहीं पी सकते। पी सकते हैं कर्नल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? बस आपसे कुछ और बातें करना थी। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, तो आइए इस तरफ बैठे। ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। उन्होंने लकड़ियों का ज़ख़ीरा जमा किया, आप उन्हें जलाएंगे? कर्नल ने जवाब दिया। उम्दा जा रहे हैं, मैं भी यही चाहता था। भाई उमंग एक बड़ी हैसियत रखता है और फिर इनका रहनुमा तुम्हारे जैसा इंसान हो तो उसके बाद हिम्मतें जिस कदर बढ़ जाएं कम है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं कर्नल। नहीं, हकीकत कह रहा हूँ। हम दोनों पत्थर पर बैठ गए। हाँ, आप चाय की बात कर रहे थे। हाँ भाई, अब जब जिंदगी से करीब लौट आए हैं तो न जाने क्या क्या ज़रूरतें महसूस हो रही हैं, कर्नल ने जवाब दिया। तिमाल के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं, कर्नल ने बड़े पुरलुत्फ अंदाज में कहा और मैं हंस पड़ा। ये किस्म की घास होती है, सूखी सूखी लकड़ियाँ। हमारे यहाँ बाज़ इलाकों में ख़ास तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है और वो चाय की हैसियत से पी जाती है। मज़ा कैसा होता है? ना सिर्फ मज़ा निहायत उम्दा, बल्कि उसका इस्तेमाल बेशुमार बीमारियों से भी महफूज रखता है। कहने लगे, वेरी गुड, क्या वो इन जंगलों में मिल सकेगी? मैंने कहा, यकीनन मिलेगी, मैं देख चुका हूँ। ओहो, तो फिर बिस्मिल्लाह। कुछ और बातें भी तो हैं कर्नल। वो क्या? उन्हीं के लिए मैं आपसे कह रहा था। हाँ हाँ कहो। दरअसल मैं चाहता हूँ कर्नल कि हम सफ़र में इतनी तेज़ रफ्तारी ना करें, बल्कि उन सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर लें जो इस सफ़र में हमारी माविन हों। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या चीज़ें हों? मैं आपको उनकी फहरिस्त बता दूंगा। तो फिर बताओ। हम इन जंगलात में वो जानवर पकड़ेंगे जो सवारी के काम आ सकें। ओहो, मसलन? कर्नल डिक्सन ने इश्तियाक से पूछा। घोड़े, ज़ेब्रे और इस किस्म के जो भी जानवर मिल जाएं, जैसे जंगली भैंसे। मगर पकड़ेंगे कैसे? अज़्म हिम्मत से। मैं पहले आपको एक अमली तजर्बा दिखाऊंगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तुम उन लोगों की कैफियत देख ही चुके हो। जो कुछ तुम बताते हो उस पर अमल करने के लिए दिलो जान से तैयार रहते हैं।
میرا خیال ہے تم نے انہیں زندگی سے زیادہ قریب کر دیا ہے، ان کے ذہنوں سے خوف دور کر دیا ہے، انہیں زندہ رہنے کی امنگ تم نے ہی دی ہے۔ میرا خیال ہے وہ اس کام میں بھی پوری دلچسپی لیں گے۔ ہم ان جنگلوں میں قیام کریں گے۔ مجھے یہ جگہ کافی دلچسپ محسوس ہوئی ہے، یہاں ہماری ضرورت کی بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں، مثلاً بس میں آپ کو بتا دوں گا، میں نے کہا۔ اور وہ چائے، مہذب دنیا میں ہم چائے پینے کا تصور کرتے تھے اور عمدہ قسم کی چائے یا کافی ہمارے سامنے ہوتی تھی۔ بہرحال یہ جنگلوں کی دنیا ہے اور یہاں کی سروس بہت سست ہے، اس کے لیے کل تک انتظار کرنا ہوگا۔ ہاں، کرنل ڈکسن ہنس پڑا۔ کوئی زیادہ دقت نہیں ہے، سروس سلو جو ٹھہری۔ بہرحال دوسرے دن صبح کو کرنل ڈکسن نے میرے ارادے کا اعلان کر دیا اور نوجوان تالیاں بجانے لگے۔ ڈینیلیا اور لوسیا بھی ان ساری باتوں میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ مس ڈینیلیا، آپ کے لوسیا کے اور دوسری لڑکیوں کے سپرد ایک کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ضرور، یہ چھوٹی سی جھیل ہمارے لیے نعمت ہے، پانی وافر مقدار میں موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جھیل کے کنارے گھڑیال یا ایسے جانور نہیں ہیں جن سے خطرہ ہو۔ چنانچہ فی الحال آپ یہ شکار کی کھالیں لے جائیں، انہیں خوب صاف کر کے دھو لیں اور پھر انہیں چھوٹے چھوٹے مشکیزوں کی شکل میں سی لیں۔ اوہ ویری گڈ، ان میں پانی بھریں گے، ڈینیلیا دلچسپی سے بولی۔ ہاں، یہ جھیل ہمارے ساتھ تو نہیں جائے گی، لیکن مسٹر سرفراز، جی فرمائیے، ہم انہیں سیئیں گے کیسے؟ عقل سے۔ اوہو، اس سے پہلے یہ بات معلوم نہ تھی کہ عقل سلائی کے کام بھی آتی ہے، لوسیا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عقل تو ہر کام آتی ہے، بشرطے کہ اس کے استعمال کا طریقہ آتا ہو۔ تب پھر آپ ہی بتا دیں، لوسیا نے کہا۔ کیوں مس ڈینیلیا، کیا خیال ہے؟ شرمندہ ہوں میں بھی تمہیں سمجھ سکی، ڈینیلیا نے کہا۔ اس کھال میں ایک پتلی سی پٹی اتار دی جائے، پتھروں کی یہاں کی نہیں، چند نوکیلے پتھر لے کر کھال کے کناروں پر سوراخ کیے جائیں اور مشکیزوں کو اس طرح سیا جائے کہ ان میں رکھنا باقی نہ رہے۔ ویسے کھال میں یہ خصوصیت ہے کہ خوش ہو کر رکھنے بند کر لیتی ہے۔ نہایت آسان بات ہے۔ کرنل ڈکسن ہنس پڑا اور لڑکیاں بھی ہنس پڑی، سوائے لوسیا کے، اس نے حسب عادت ناک چڑھائی تھی۔ کرنل، آپ لڑکیوں کے ساتھ رہیں، ان میں سے 2-3 آدمی آپ رکھیں، باقی کو میں لے جا رہا ہوں۔ اوکے، کرنل نے کہا اور میں نے نوجوانوں کو ساتھ لیا۔ ہمیں جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرنی چاہیے، سوکھی، مضبوط اور نوکیلی، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اوہ بہتر مسٹر سرفراز، لیکن ان کا کیا کریں گے؟ بھائی دیکھو، ہم بالکل نہتے ہیں، درختوں کی لکڑیوں سے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں توڑنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہے۔ کیوں نہ ایسی کچھ چیزیں ہمارے پاس ہوں؟ بالکل ٹھیک، اور پھر میری ہدایت پر عمل شروع ہو گیا۔ صرف چند ہڈیاں ایسی ملی تھی جو ہمارے کام آ سکتی تھیں، بہرحال انہیں غنیمت سمجھ لیا۔ لڑکیوں اور کرنل ڈکسن کے پاس ہم کافی خوراک لے آئے تھے، خود ہم نے جنگل میں شکار کیا اور کھایا، اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام تک ہم جنگل میں مصروف رہے اور شکار بھی کیا، پھر واپس چل پڑے۔ ویسے کرنل سے اتنی دور نہیں گئے تھے کہ کسی خاص واقعے پر کرنل کے بارے میں پتہ نہ چل سکتا۔ کرنل اور دوسرے لوگ خیریت سے تھے۔ ویسے اس دوران کرنل نے بھی کام کیا تھا، میری طرح اس نے بھی جانوروں کی ہڈیوں کی مدد سے درختوں کی چھال اتار دی اور 2 لڑکیوں کو رسیاں باہر کرنے پر لگا دیا۔ واہ کرنل، عمدہ، دیکھو میں بھی چھال لایا ہوں، میں نے کہا۔ یہاں کئی رسیاں تیار ہیں، کرنل نے اپنی تیار کردہ مصنوعات دکھائیں۔ بہت عمدہ کرنل، اس چھال کی موٹی رسیاں تیار کرنا ہے، خوب مضبوط۔ آج مشلوں کی روشنی میں اوور ٹائم ہوگا، کرنل نے کہا، اور مسٹر ٹروبو اپنا قومی گیت سنائیں گے اور 2 نوجوان رقص کریں گے، کرنل ڈکسن نے کہا۔ نوجوان شور مچانے اور تالیاں بجانے لگے۔ ٹوبو بھی خوش تھا۔ آگ جلا کر شکار تیار کیا گیا، لیکن چائے ہم آج بھی نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ پانی گرم کرنے کے لیے کوئی برتن موجود نہیں تھا، اور پھر رسیاں بٹی جانے لگیں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس مقصد کے لیے ہیں، لیکن سب کام کر رہے تھے۔ ٹوبو کہیں سے لکڑی کا ایک تختہ اٹھا لایا اور 2 لکڑیاں اٹھا لایا، اور پھر وہ اسے بجا بجا کر گیت گانے لگا، اور 2 نوجوان تھرکنے لگے۔ چاروں طرف آگ روشن تھی جس کے شعلے خوب بلند تھے اور انہوں نے ماحول گرم کر دیا تھا۔ کرنل ڈکسن بھی بچوں میں بچہ بن گیا تھا۔ نہ جانے کتنی مدت گئی تک سب کے سب شور مچاتے ہنستے گاتے رہے۔ پھر پوری رات کے لیے 3 جوانوں کا تعین کر لیا گیا جنہیں ایک ایک کر کے پہرا دینا تھا۔ پھر دوسری صبح دوسرے کام شروع ہو گئے۔ جانوروں کو پکڑنے کا پروگرام آج بھی نہیں رکھا گیا تھا، لیکن ہم نے اس کارآمد جگہ کو چھوڑنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ رسیاں دن بھر سوکھتی رہیں، مشکیزیں بھی بن کر تیار ہو گئے۔ شکار کے اسٹاک کا بھی معقول بندوبست کر لیا گیا تھا۔ سب لوگوں کو میری تیاریوں کا احساس تھا، اور در حقیقت راستے کی صحبتوں سے یہ بہتر تھا کہ ایک جگہ رک کر مکمل انتظامات کر لیے جائیں۔ دن بھر مصروفیت رہی اور پھر رات ہو گئی۔ آج رات کا کیا پروگرام ہے؟ کرنل ڈکسن نے پوچھا۔ وہی جو کل رات تھا، میں نے کہا۔ خوب، کرنل ڈکسن مسکراتے ہوئے بولا، اور پھر چاروں طرف مصروف نوجوانوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے مسرت ٹپک رہی تھی۔ کیوں کرنل، کہ آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں؟ پوری طرح متفق ہوں بھائی، متفق نہ ہونے کی کیا بات ہے، کرنل محبت سے بولا۔ بہرحال اپنی تفریحات، راہیں، گانا بجانا، شور و غل، ٹوبو زندہ دل انسان تھا، اور ان جنگلوں سے جتنا وہ منوس تھا، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی نہیں تھا۔ اسے اس بات کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی کہ حالات کیا ہیں،
और ये सब जो महज़ब दुनिया छोड़कर इन जंगलों में भटक रहे हैं, उनकी जहनी कैफियत क्या है। वो तो मस्त होकर अफ्रीकी गीत गा रहा था, बस्तियों के रस्मों रिवाज अपना रहा था, उनके मौका के रक्स बता रहा था। रात गए तक हंगामे जारी रहे और फिर सब थक कर सोने के लिए लेट गए और दूसरी सुबह हस्बे मामूल पुरसुकून थी। लेकिन आज मैं कुछ करने का इरादा रखता था। चुनाचे हमने रस्सियां संभाल ली, नौजवानों के गिरोह को मैंने शद में शामिल किया और फिर रातें जंगली घोड़ों को काबू में करने की तरकीबें बताने लगा। नौजवान इस उम्दा प्रोग्राम से बहुत खुश हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने उनमें जिंदगी की रूह फूंक दी थी, और जब दिल जिंदा हो तो सारे कामों से दिलचस्पी महसूस होती है। रस्सियों के मखसूस किस्म के फंदे बनाए गए थे और फिर कर्नल डिक्सन हस्बे मामूल वहां छोड़ दिया गया और हम लोग चल पड़े। मिस्टर क्रिस्टोफर, मैंने अपने एक कवि हैकल नौजवान साथी को मुखातिब किया। यस, और नहीं मेरे दोस्त, तुम मुझे सरफराज कहो। मैंने कहा, दिल से कह रहा हूँ जनाब, फिर भी मुझे अजीब लगता है। हम सब दोस्तों की हैसियत रखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके मिस्टर सरफराज, फरमाइए, क्रिस्टोफर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या जरूरी है कि हम घोड़ों पर ही कनात करें? क्या मतलब? सवारी के लिए जो कुछ मिल जाए। मसलन? क्रिस्टोफर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जंगली भैंसे भी काम आ सकते हैं। ओह, लेकिन उन्हें हैंडल करना सख्त मुश्किल होगा। जब देखेंगे मिस्टर क्रॉफोर्ड। तुम चुस्त जाले हो सरफराज, बाय गॉड, बाज़ औक़ात तुम्हें देखकर सख्त हैरत होती है। हम अपना तौर तुम्हारा मुवाजना करने में तो खुद में नुमाया कमी पाते हैं। कोई कमी नहीं है मिस्टर क्रिस्टोफर, ये ख्याल जहन से निकाल दो, मैंने कहा, और क्रिस्टोफर कुछ सोचने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो बिल्कुल जंगली बन जाएंगे। दर हकीकत आदमखोरों से निजात पाने के बाद जो जिंदगी मिली है वो अनोखी है। मैंने कहा, किस लिहाज से? मसलहत का खौफ। आप गौर करें, हमारे कई साथियों की हमारी निगाहों के सामने तिक्का बोटी कर डाली गई। हमारी जहनी कैफियत क्या होगी? बेशक, मैंने गर्दन हिलाई। मुझे तो उन लड़कियों पर हैरत है मिस्टर सरफराज, ना जाने उन्होंने ये मंजर कैसे बर्दाश्त कर लिया। मेरा ख्याल तो ये था कि वो ज़रूर खौफ से पागल हो जाएंगी। हाँ, हालात ऐसे ही थे, लेकिन इसके बाद की ज़िंदगी के बारे में कह रहा था। आपके शामिल हो जाने से दिल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई है। ज़िंदगी में एक नएपन का एहसास जाग उठा है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है क्रिस्टोफर, मेरा भी यही नज़रिया है। हम अपनी मर्जी से इन सहराओं में रहें, इससे पहले हमें इन सोबतों का पूरा एहसास था। अगर हम ये सोचते कि अफ्रीका या यहाँ पे दौलत हमारी मुंतजिर होगी, हम उठाएंगे और वापस चले जाएंगे, तो कैसी मज़े का खेज़ बात है। हमें जुर्रत और भरपूर जद्दोजहद करना होगी, इसी तरह हम कामयाब होंगे। बेशक, जब जिंदगी दाव पर लगा ही दी है तो फिर मौत का खौफ क्या हकीकत रखता है। हम तो कदम कदम पर मौत से बस अचानक खामोश हो गया। उन लोगों ने शायद नहीं देखा था, लेकिन मेरी निगाह एक घोड़े पर पड़ी थी। निहायत खूबसूरत 2 रंगा घोड़ा था। लंबे लंबे बाल झूल रहे थे, दुम फूली हुई थी। क्रिस्टोफर ने भी मेरी अचानक खामोशी महसूस की और मेरी तरफ देखा। घोड़ा, मैंने आहिस्ता से कहा। ओह, कहाँ? वो देखो, वो उस तरफ। मैंने उंगली से इशारा किया और क्रिस्टोफर उस तरफ देखने लगा। आहा, क्या शानदार घोड़ा है, जंगल का हुस्न। लेकिन मिस्टर सरफराज, क्या उसे पकड़ना आसान होगा? कोशिश करेंगे, मैंने कहा, और फिर मैंने उधर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैं उस घोड़े को पकड़ने जा रहा हूँ, तुम लोग देखो, ताकि मेरे अंदाज में काम कर सको। और फिर सब इकट्ठे हो गए। मैंने एक रस्सी थामी और बर्क रफ्तारी से घोड़े की तरफ दौड़ने लगा। इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर दौड़ता हुआ मैं घोड़े के करीब पहुंच गया। घोड़े को मेरी आहट मिल गई। उसने गर्दन उठाकर देखा और फिर वो दौड़ने के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए ये तजुर्बा भी बहुत दिलकश था। मैंने एक हाथ से रस्सी थामी और दूसरे हाथ से दौड़ते हुए घोड़े को संभालने के लिए तैयार हो गया। मैंने सरकश घोड़े की गर्दन ख्याली गिरफ्त में ले ली और घोड़ा उछलने कूदने लगा और गर्दन छुड़ाने की वो सर तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत मामूली सी हैसियत रखता था वो मेरी गिरफ्त में। मैंने उसे खूब थकाया और जब वो निढाल हो गया तो मैंने रस्सी उसकी गर्दन में डाल दी। घोड़े ने मुझसे समझौता कर लिया था। मैंने रस्सी उसकी गर्दन में डाली और उछलकर उसकी पुश्त पर सवार हो गया। दूर से मुझे अपने साथियों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो सब खुश होकर तालियां बजा रहे थे और मैंने घोड़े का रुख उनकी तरफ कर दिया। वंडरफुल, वेरी गुड, जिंदाबाद जियाले, मेरे साथी चीख रहे थे। खूबसूरत घोड़ा बिल्कुल बेबस हो गया था। मैं उन लोगों के करीब पहुंचकर घोड़े से उतर गया। इंतहाई हैरत अंगेज सरफराज, बेहद शानदार, क्रिस्टोफर बोला। हम खुद को तुमसे कमतर महसूस करते हैं। बिलाशुबा ये आसान बात नहीं है, वो कह रहे थे, लेकिन शाम तक मसरूफ रहकर मैंने ये बात बहुत आसान बना दी। हमने 5 घोड़े 2 भैंसे पकड़े और ये रेवड़ लेकर हम चल पड़े। जंगली भैंसे घोड़ों से ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ हो सकती है। भैंसों की सवारी में मेरे 2 साथी मामूली से जख्मी हो गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी और जब हम कामयाब कमरान अपने कैंप पर पहुंचे तो दूसरों की हालत देखने के काबिल थी। अरे बागोले जियानानी, कर्नल डिकिंसन के मुंह से निकला और फिर उसने एक घन गरज चकन लगाया। अरे देखो भाई, ये जियाले सवार कहाँ से चले आ रहे हैं। और फिर वो कह लगाने लगे। घोड़े तो बेकाबू हो गए थे, लेकिन भैंसे काबू में नहीं आ रहे थे। लेकिन जाने कैसे मार मार कर दिमाग दुरुस्त कर लिया गया उनका और फिर उन्हें घास और पानी फराहम किया गया।
घोड़ों की भी खातिर मदारत की जाने लगी और फिर रात को तमाम लोगों की मीटिंग हुई। मेरी राय है अब यहाँ से आगे बढ़ा जाए। मैंने कहा, बिल्कुल, हम कील कांटे से लैस हैं। कर्नल डिक्सन ने मेरी तायद की। पानी की एक अच्छी मिकदार हमारे साथ होगी, इसके बावजूद पानी किफ़ायत से खर्च किया जाएगा। यही कैफियत गोश्त की होगी। ये गोश्त ज़्यादा अरसे से न चल सकेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल किया जा सके। रास्ते में हमें जहाँ कहीं शिकार मिल सका हम शिकार करके गोश्त महफूज करेंगे। पानी की कमी पूरी कर लेंगे। जानवर अगर कुछ और हार लग गए तो उन्हें भी पकड़ेंगे। मेरे ख्याल में इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, क्रिस्टोफर ने तायद की। चुनाचे आज की रात जल्दी सोने की कोशिश की जाए और सुबह सूरज निकलने से पहले सफ़र शुरू कर दिया जाए, ताकि दोपहर की धूप से बचने के लिए किसी मुनासिब जगह की तलाश कर ली जाए। बिल्कुल ठीक मिस्टर सरफराज, सब ने तायद की और मीटिंग ख़त्म हो गई। हस्बे मामूल बड़े बड़े अलाव रोशन कर लिए गए और पहरा देने वाले मुस्तैद हो गए। उस वक्त इब्तदाई ड्यूटी मेरी ही थी। हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे इससे बाज रखने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात मेरे असूल के खिलाफ थी। मैंने उनको चंद ही असूल बताए थे, या फिर आदमखोरों से उन्हें बचा लिया था। लेकिन ज़रूरी तो नहीं था कि इसका सिला हासिल करने की कोशिश की जाए और ख़ुद को कुछ समझ लिया जाए। चुनाचे ड्यूटी तो कर्नल डिक्सन को भी देनी थी, सिर्फ औरतें इससे मुस्तस्ना थी। लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक तरफ बैठा सोच रहा था कि टोबो मेरे पास आ गया। हेलो चीफ। हेलो, मैंने सर्द लहजे में कहा। क्या सोच रहे हो? यह है कि तुमने दूसरों की तरह सोने की कोशिश नहीं की। ओहो, नींद नहीं आ रही, वो बोला। लेकिन दूसरी ड्यूटी तुम्हारी है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा, उसूल के खिलाफ है टोबो, तुम्हें सो जाना चाहिए। हुई ना वही बात? टोबो नत्तें फुलाकर बोला। क्या? मैंने तेवरियां चढ़ाकर पूछा। बस ज़्यादा जमघट में इसलिए पसंद नहीं करता, फ़ौरन असूल बनने लगते हैं। असूल तो बुरी चीज़ नहीं है टोबो, लेकिन जब हम तनहा थे तो कोई असूल नहीं था। ओह, वो अच्छी बात नहीं थी। ठीक है बॉस, जा रहा हूँ मगर खुश नहीं हूँ। मेरा दिल तुमसे बात करने को चाह रहा है और तुम उसूल के गीत गा रहे हो। टोबो बुड़बुड़ाता हुआ चला गया और मुझे हंसी आ गई। मैं उसके बारे में सोचता रहा। चुनाचे मिस लूसिया फिर लकीर पीटने चली आई। ख्यालात में गुम था कि कदमों की चाप सुनकर चौंक पड़ा। फिर लूसिया को देखकर मैंने गहरी सांस ली और बहुत सारे रोमानी डायलॉग सुनने के लिए तैयार हो गया। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना आज थोड़ी सी तफरी की जाए। यह ढीठ लड़के किसी तौर बाज आने को तैयार नहीं थी। मैंने किस किस तरीके से इसे इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन ढाक के वही 3 बात। हेलो, लूसिया ने अपनी आवाज़ में शहद का छत्ता समोते हुए कहा। ओह लूसी डियर, मैंने प्यार भरे लहजे में कहा। लूसिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वो ठिठक कर अपनी जगह रुक गई, जैसे सोच रही हो कि अचानक मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। अगर मैं उसे इतने प्यार भरे अंदाज में डियर कह सकता हूँ तो उछल कर उसे काट भी सकता हूँ। रुक क्यों गई लूसी? आओ, मैंने फिर उसी अंदाज में कहा। सरफराज, लूसिया की आवाज़ में लर्जिश थी और वह चंद कदम आगे हट गई। बैठो बॉस, मैंने कहा और वो बैठ गई। सरफराज, वो फिर उसी अंदाज में बोली। हाँ कहो, कोई ख़ास बात है? हाँ, बेहद ख़ास। क्या बात है डियर? तुमने अपनी आवाज़ पर गौर किया? लूसिया बोली। नहीं, मैंने बौखलाहट का मुजाहरा किया। क्या जनानी हो गई है? मजाक ना करो, इस लहजे के बाद मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। अरे अरे क्यों? क्या बहुत बुरा लहजा है? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। फिर वापस मुड़ क्यों जाना चाहती हो? इसलिए कि मुमकिन है इसके बाद तुम्हें ये लहजा, ये अंदाज याद ना रहे। ओहो, क्या तुम मुझे इतना बुरा इंसान समझती हो? नहीं सरफराज नहीं, तुम्हें बुरा इंसान समझने वाला तो काफिर। फिर ये क्यों सोचती हो? माजी इस पर मजबूर करता है। असल में लूसिया, तुमने माजी में भी कभी मुझ पर गौर करने की कोशिश नहीं की। क्या मतलब? मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा से यकसा है। तुमने उसे मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैं अपनी फितरत से बाज ना रह सका। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ तुम्हें सरफराज। ये मेरी खुशनसीबी है लूसिया कि मुझे कोई चाहने वाला मिला। मैं तुम्हें रूह की गहराइयों से चाहती हूँ। लूसिया जज्बाती हो गई। ये इससे भी अच्छी बात है, मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाना चाहती हूँ। लूसिया कुछ और करीब खिसक आई, इस अंदाज में कि उसका बदन मेरे जिस्म से छूने लगा था। मैं जल्दी से पीछे खिसक कर बोला, ये अलबत्ता गैर मुनासिब है। वो बोली, क्यों? आखिर क्यों? क्या ये खुद गर्जी नहीं है लूसिया? खुद गर्जी? क्यों? तुम मुझे चाहती हो ना? हाँ बेपना। तो फिर मेरी आज़ादी से भी प्यार करो। क्या मतलब? हम किसी खूबसूरत बाजार के खूबसूरत शोकेस में एक हसीन मुजस्समा रखा देखते हैं। वो मुजस्समा उस जगह रखा हुआ इतना दिलकश लगता है कि हम पूरे तौर से उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि हम उसे उठाकर अपने ड्राइंग रूम में रख लें। क्या ये सोच अच्छी है लूसिया? मुमकिन है वो मुजस्समा तुम्हारे ड्राइंग रूम में इतना खूबसूरत न लगे, और फिर जाहिर है उस तक पहुंचने वाली निगाहें महदूद हो जाएंगी। सिर्फ वो लोग उसे देख सकेंगे जो तुम्हारे सन्नाटे होंगे। इस तरह क्या वो मुजस्समा बेहैसियत नहीं हो जाएगा, जिसके हुस्न से बहुत से लोग मुस्तफीज होते हैं?
मुझे ड्राइंग रूम में सजाने की कोशिश मत करो लूसिया, अगर चाहती हो तो मेरी आज़ादी भी पास रहने दो लूसिया, मैंने कहा। और लूसिया मेरी शक्ल देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। मैं चंद साथ उसकी शक्ल देखता रहा, फिर बोला, क्यों, मेरी बात नागवार गुजरी है? नहीं, वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। फिर क्या सोच रही हो? तुम्हारी मंतक ने मेरा जहन उलझा दिया है, लूसिया थकी थकी आवाज़ में बोली। अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे समझा दो। हाँ, मेरा ख्याल है तुमने गलत ही कहा है। क्यों? शोकेस में सजे हुए मुजस्मे आखिर बिकने के लिए होते हैं, वो वहाँ पर रखे इसलिए जाते हैं कि लोग उन्हें देखें, पसंद करें और ख़रीद लें। उनकी सही जगह ड्राइंग रूम ही होती है, लूसिया ने कहा। गोया तुम मुझे ख़रीदना चाहती हो? मैंने कहा। हाँ, लूसिया ने जवाब दिया। किस कीमत पर? मोहब्बत की कीमत पर, और मोहब्बत उसका सही मोल है, लूसिया ने कहा। लेकिन लूसिया, मैं बाजार में नहीं सजा और तुम मुझे ख़रीद नहीं सकती। अगर तुम मुझे इतना ही बेहसियत समझती हो तो अपने जहन से ये ख्याल निकाल दो, तुम मुझे कभी न खरीद सकोगी। अरे अरे, मेरा ये मकसद थोड़ी था, वो बोली। तुम सिर्फ साहूकार हो लूसिया, कीमत लगाती हो और कब्जा जमा लेना चाहती हो, मैंने तलख लहजे में कहा। और लूसिया जल्दी से उठ खड़ी हुई। कल सुबह कर्नल डिक्सन के सामने मेरी कीमत का ऐलान कर देना, मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। और लूसिया जल्दी से पीछे खिसक गई। तुम नाराज़ हो गए? मैं फिर तुमसे बात करूंगी, वो वापस जाते हुए बोली और फिर दौड़ लगा दी। आउट, मैंने दिल ही दिल में कहका लगाया और घड़ी में वक्त देखने लगा। अभी मेरी ड्यूटी का खासा वक्त बाकी था। टोबो वक्त से पहले मेरे पास पहुंच गया, उसका मुंह फूला हुआ था। ओहो टोबो, अभी तुम्हारी ड्यूटी का वक्त नहीं हुआ, जाओ सो जाओ बॉस, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे कान नहीं खाऊंगा, टोबो ने मुंह चलाते हुए कहा। अरे नाराज हो गया मेरी जान, मैंने उसके दोनों गाल थपथपाए। हो गया था मगर अब ठीक हूँ, तो तुमसे बातें करूं बॉस, टोबो ने कहा। और मैं हंस पड़ा। कर ले यार, जो कुछ बाकी बचा है तू खा जा। ये बिल्ली क्यों आई थी? उसे मेरे कान छिछड़े महसूस होते हैं, चुनाचे जब भी भूख लगती है मेरे पास आ जाती है, मैंने कहा। और टोबो हंस पड़ा। बेवकूफ़ बना रहे हो बॉस, वो दांत निकाल कर बोला। अबे अबे, क्या मतलब है तेरा? वो तुम्हें चाहती है। काले भाई, तुम इन चाहत के चक्करों से दूर रहो, अच्छे खासे आदमी हो, दूसरों की टोह में रहते रहते खुद भी खराब हो जाओगे। बस अब अपना काम करो, मैं चला। मैं उठकर सोने के लिए चला गया। दूसरी सुबह रवानगी की सुबह थी। जल्दी जल्दी सारा सामान पैक किया गया और भैंसों की पुश्त पर इस अंदाज में रखा गया कि दरमियान में बैठने की जगह महफूज हो जाए। घोड़े कम थे और अफराद ज़्यादा, चुनाचे लड़कियों को काबिल एतमाद मर्दों के साथ बिठा दिया गया। टोबो और क्रिस्टोफर ने भैंसें संभाल लिए थे, क्योंकि भैंसों को ड्राइव करना ज़्यादा मुश्किल था। खूब उछल कूद मचाई थी उन्होंने। टोबो तो खैर उस्ताद था ही, उसने भैंसे का दिमाग दुरुस्त कर दिया। लेकिन क्रिस्टोफर भी फुर्तीला और जिंदा दिल नौजवान था। 2 दफ़ा भैंसे से गिरा लेकिन उसकी जान नहीं रही, और फिर नाक में पड़ी हुई रस्सियां रगड़ने से भैंसे दुरुस्त हो गए और ये काफिला नितिका की तरफ चल पड़ा। सफ़र सफ़र सफ़र, रास्ते का कोई तयन नहीं था, बस चल रहे थे। अगर कोई राहब था तो टोबो, जिसने सुनी सुनाई कहानियों के मुताबिक चंद निशानियां बताई थीं जो नितिका की रहनुमाई करती थी। इस सिलसिले में सफ़र के चौथे दिन पहाड़ी मीनार नजर आया और टोबो उछल पड़ा। वहीं से उसने अपनी हमादानी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। बॉस, उसने अपना भैंसा मेरे घोड़े के करीब लाकर आहिस्ता से कहा। क्या बात है टोबो, ये जीन की उंगली देख रहे हो? क्या बकवास है, मैं उस पतले और लंबे पहाड़ के बारे में कह रहा हूँ, टोबो ने कहा। और मैंने मीनार नुमा पहाड़ की तरफ देखा। हवाओं की तराश ने दरहकीकत एक सीधा मीनार तमीर कर दिया था, जो कसोस था, चिकना था और उसमें कोई रखना नहीं था। अनोखा पहाड़ है, मैंने इतराफ़ करने वाले अंदाज में कहा। हाँ, और शायद सदियों से यूं ही है, टोबो ने कहा। सदियों से क्यों? इसकी 27 पुश्त दर पुश्त से चली आ रही है। सुना है साल की एक रात को इस पहाड़ की चोटी पर जश्न होता है और बुलंदियों पर देवता रक्स करते हैं। आह, इन नुकदार बुलंदियों पर, मैंने हैरत से कहा। देवता जो ठहरे, वो बोला। और कभी फिसल पड़े तो देवता ही जाने, टोबो ने पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया। खैर, वो तो जब फिसलेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन तू इस मीनार के बारे में क्या कह रहा है? ओह हाँ, असल बात तो वो गई है। ये मीनार नितिका के रास्ते की निशानदेही करता है। और बास, तुम एक बात और बता दूं, नितिका अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्या मतलब? दोपहर तक यहाँ रुक जाओ और नितिका की सही सिमत का तयन करना है तो सूरज को ढलान की तरफ जाने दो। इस पहाड़ का साया नितिका की तरफ होगा। ओह, मैंने घोड़े की बाग खींच ली। क्यों बास? टोबो भी अपने भैंसे को देखते हुए बोला और उसके फंदे को रोक लिया। ये कौन सा मुश्किल काम है टोबो? क्या मतलब? नितिका की सही सिमत मालूम करने के लिए हम यहाँ रुक भी सकते हैं, तो फिर रुक जाओ, कोई खतरा नहीं है। वैसे तुझे यकीन है? बहुत अच्छी तरह बॉस, तुम समझ लो ये बात भी उन बहुत सी कहानियों के साथ मेरे जहन में महफूज है जो मैंने तुम्हें रेखा बोस्ता के बारे में सुनाई थी। और रेखा बोस्ता के बारे में मैंने जो कुछ कहा उसका तजर्बा तुम कर चुके हो बॉस। हाँ, तुम समझ लो, मैंने उस बारे में भी तुमसे गलत नहीं कहा था। ओहो, गलत की बात नहीं है, दरअसल मैं चाहता था कि यहाँ रुकने का जवाब सही हो। तुम बेफिक्र हो बॉस, टोबो बोला।
पहाड़ का साया हमें नितिका का सही रुख बताएगा। हाय, क्या बात है, रुक क्यों गए? कर्नल डिक्सन ने नौजवानों के से अंदाज में कहा और अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ हमारे पास पहुंच गया। दोपहर हम यहाँ गुजारेंगे कर्नल। ओह, लेकिन यहाँ तो कोई अच्छी जगह भी नहीं है, कर्नल ने चारों तरफ देखते हुए कहा। कभी कभी खराब जगह भी बहुत करामत होती हैं कर्नल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कहते हो तो ठीक है, कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर हमने वहीं डेरे डाल दिए। दूसरे लोग भी उस बेतुकी जगह क्याम पर हैरान थे, लेकिन सबको मेरे ऊपर एतमाद था, इसलिए किसी ने एतराज़ नहीं किया और उसी जगह ठहर गए। सब अपने अपने कामों में मशगूल हो गए, लेकिन कर्नल डिक्सन मेरे नज़दीक ही मंडला रहा था और उसके चेहरे पर मोहब्बत के आसार थे। हेलो कर्नल, क्या हो रहा है? मैंने पूछा। जासूसी कर रहा हूँ, कर्नल ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब, कैसी जासूसी? ये बात मान ही नहीं सकता कि यहाँ बिला वजह ठहरा गया है। आपका ख्याल दुरुस्त है कर्नल, मैंने कहा। ओहो, कुछ राज मालूम होते हैं? छुपाने की तो कोई बात नहीं है, दरअसल दोपहर तक यहाँ रुककर नितिका का सही सिमत मालूम करना चाहते हैं। दोपहर को मालूम हो जाएगी। हाँ, इस वक्त कोई हर्ज है? कर्नल ने मस्खरेपन में कहा। हाँ कर्नल, इस वक्त हर्ज है। क्या? दरअसल सूरज हमारी मर्जी का ताबे नहीं है, हम उसे तेज रफ्तारी पर मजबूर नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन कर्नल संजीदा हो गया था और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ओह, इसका मतलब है कि सूरज को इस सिमत बताएगा। लेकिन मेरे अजीज, इतनी बात बता दी है तो ये भी बता दो किस तरह। आप ये पहाड़ी मीनार देख रहे हैं? हाँ, कर्नल डिक्सन ने मीनार नुमा पहाड़ को देखते हुए कहा। हवाओं का खेल है, लेकिन खूब है। क्या मीनार तराशा है, लेकिन ये मीनार नितिका की चोटी है। ओह, कर्नल गर्दन हिलाते हुए बोला, और सूरज के सिमत चलती है। हाँ कर्नल, वेरी गुड, मैं समझ गया, कर्नल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। बताइए, मैंने मुस्कुरा कर कहा। गालिबन सूरज किसी मखसूस वक्त पर रोशनी डालेगा और उसका साया उसी रुख पर पड़ेगा जिधर नितिका होगा, कर्नल डिक्सन ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक कर्नल, मैंने मुस्कुराते हुए तारीफी अंदाज में कहा। लेकिन सवाल यह है कि तुम्हें यह बात किस तरह मालूम हुई? मैंने हंसते हुए कहा, टोबो अफ्रीकी इंसाइक्लोपीडिया है। ओह, बड़ा कीमती इंसान है, कर्नल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। और फिर हम मुख्तलिफ मशागल में वक्त गुजारते रहे, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। दोपहर को हम सब भी मीनार के पास आ खड़े हुए। सूरज तेजी से रुख बदल रहा था, फिर वो वक्त आ रहा था जिसका इंतजार किया जा रहा था। मीनार का साया सीधा पड़ रहा था और नितिका की रहनुमाई हो रही थी। सब घोड़ों पर सवार हो गए और फिर जब मीनार मुकम्मल हो गया तो हमने घोड़े दौड़ा दिए और एक नई उमंग और नए हौसले के साथ सफर करने लगे। शाम तक ये सफर जारी रहा। फिर हमने दूर से एक दरिया देखा, टोबो की निगाह भी उस पर पड़ी थी। तब टोबो फिर मेरे पास आया। सरफराज, उसने सरसराती आवाज में कहा। नितिका? क्या मतलब? मेरे बदन में भी सनसनी दौड़ गई थी। ये दरिया नितिका है जिसके बारे में तुम सुन चुके हो। ओह, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। और वो पहाड़ी दबोला नितिका है, यानी उसके दूसरे तरफ नितिका है। तू पूरे एतमाद से ही बात कह रहा है टोबो? तुम्हारे सामने कोई ऐसी बात नहीं कहता मास्टर जिस पर बाद में शर्मिंदा होना पड़े, टोबो ने जवाब दिया। तब क्यों ना इस दरिया की रात को सैर की जाए, वहां भी इतनी रोशनी बाकी है कि हम दरिया तक पहुंच सकें, टोबो ने जवाब दिया। और फिर उसने गर्दन हिला दी। सफर जारी रहा और फिर हम दरिया के नजदीक पहुंच गए। जंगल का इलाका था, दरिया के बिल्कुल किनारे पर न गए, मुमकिन है घड़ियाल हो और रात में नुकसान पहुंचाएं, और ये ख्याल दुरुस्त ही था। दूर से स्याह धब्बे रिंगते नजर आ रहे थे। हमने दरिया से फासले पर कैंप बना दिया और अपने कामों में मशगूल हो गए। लेकिन एक और सर्द सी सनसनी रग में दौड़ी महसूस हो रही थी। खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खाया गया और इस बात को कर्नल डिक्सन ने खास तौर से महसूस किया। चुनाचे सारे कामों से फारिग होकर वो क्रिस्टोफर के साथ मेरे पास आ गया। सरफराज, उसने मुझे मुखातिब किया। आइए कर्नल, आओ क्रिस्टोफर, बैठो। टोबो, मैंने दूर खड़े टोबो को आवाज़ दी, जो कमर पर हाथ रखे खड़ा कुछ सोच रहा था, और टोबो चौंक कर मेरी तरफ बुड़बुड़ाया। क्या बात है सरफराज, बहुत संजीदा हो? कोई खास बात नहीं है कर्नल, मैं खुद ही आपके पास आने वाला था। इसका मतलब है खास बात होगी? हाँ, किसी हद तक। जल्दी जल्दी, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। हम नितिका पहुंच चुके हैं। कुछ कुछ मुझ में एहसास था। मगर वो कहाँ है? क्रिस्टोफर ने पूछा। पहाड़ों के दूसरी तरफ। ओह, इतना नज़दीक? कर्नल ने भी ताज्जुब से कहा। हाँ कर्नल, भाई मैं तो बड़ी सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। अब हमें आइंदा लाए अमल सोचना है कर्नल। बिल्कुल, ये दरिया नितिका है। हम इसे अबूर करके वहां तक पहुंचेंगे और फिर पहाड़ों को तय करेंगे। उनके दूसरी जानिब नितिका की बस्ती है। लेकिन सरफराज, दरिया में घड़ियाल मालूम होते हैं, कर्नल ने कहा। आपने कैसे अंदाजा लगाया? मैंने स्याह धब्बे रिंगते हुए देखे हैं, कर्नल डिक्सन ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, किनारे पर घड़ियाल मौजूद हैं, टोबो ने तायद की। बहरहाल दिन की रोशनी में दरिया अबूर करने में मुश्किल पेश आएगी। रात तो बहरहाल हमें यहीं गुजारनी है। बेशक, लेकिन बहरहाल चंद जरूरी उमूर पर गुफ्तगू करनी है कर्नल। जरूर। आइंदा क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है कि क्या नितिका की आबादी में दाखिल होना जरूरी है? हीरों के जखीरे पर हम पहुंच चुके हैं, क्या जरूरी है कि हम आबादी में भी जाएं? ओह हाँ, ये तो सोचने की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें टोबो से मशवरा करना चाहिए।
मेरी मालूमात के मुताबिक नितिका के अतराफ कुछ पहाड़ों में बेश कीमत हीरे बिखरे पड़े हैं। नितिका के लोगों की निगाहों में उन चमकदार पत्थरों की सिर्फ इतनी सी हैसियत है जैसे हम किसी वीरान साहिल पर पानी से तराशे हुए पत्थरों को देते हैं, जो समंदर की लहरों के साथ अजीब अजीब शक्लें इख्तियार करके किनारों पर आ पड़ते हैं। गोया हम उन्हें खूबसूरत तो समझते हैं लेकिन उन्हें अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते। ओह ओह, कर्नल मुस्तरबाना अंदाज में बोला, लेकिन ये पहाड़ नितिका से ज्यादा दूर नहीं है। फिर? मैंने टोबो को देखते हुए कहा, ऐसी शक्ल में हमें नितिका वालों से वास्ता जरूर पड़ेगा। बेशक, तब क्यों ना हम खुद आबादी में जाएं और उन लोगों से राह और रस्म बढ़ाने की कोशिश करें, और अगर हम उन्हें दोस्त बना सके तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और अगर वो दोस्त ना बन सके, कर्नल खौफजदा अंदाज में बोला, तब हमारा काम आसान ना होगा। इसका मतलब है कि इसमें दाखिल होना जरूरी है। मेरे ख्याल में तो जरूरी है। ठीक है, लेकिन हम उन्हें दोस्त कैसे बना सकेंगे? कोशिश करना पड़ेगी। हमारे पास तो कुछ तहाइफ भी नहीं है जो हम उन्हें देंगे। सुना है कर्नल, नितिका इतना पीछे नहीं है। अंदरूनी बस्तियों में वो एक काफ़ी तरक्की याफ्ता बस्ती है। बहरहाल हमें उनमें जाना तो ज़रूरी होगा। ठीक है कर्नल, जो होगा देखा जाएगा। हमें चलना चाहिए, मैंने कहा। आखिरी बार मैं हिल लेन की अतियत से फ़ायदा उठाना चाहता था, मगर कोई गड़बड़ हुई तो देखा जाएगा। और ये बात तय पा गई कि कल सुबह अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन मंजिल की तरफ पेश कदमी होगी। ये रात अजीब आलम में गुजरी। सिर्फ मैं ही उलझा हुआ नहीं था, कर्नल भी नहीं सोया था। क्रिस्टोफर और दूसरे लोग भी जाग रहे थे। हाँ, सुकून की नींद सोने वाला सिर्फ टोबो था, और उससे अच्छे खासे इंसान पर वाकई रश्क होने लगता था। माल, दौलत, मौत, जिंदगी सबसे बेनियाज। कैसी सुकून की जिंदगी थी उसकी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही और फिर तारीकी छटने लगी। पूरी रात नींद नहीं आई थी, लेकिन सुबह की रोशनी हंगामा खेज थी। दर हकीकत रात के किसी भी लम्हे में यह एहसास नहीं हो सका था कि हमें घेरा जा रहा है। हाँ, सुबह हुई। दराज कामत लोगों का एक तवील सिलसिला नजर आया, जो खालों के लिबासों में मलबूस थे, और उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े और कुल्हाड़ियाँ थी। वो कीना तो उस निगाहों से देख रहे थे। शायद रात को ही हमें महसूर कर लिया गया था और वो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। अब मैंने उन्हें देख लिया और हर शख्स के अवसान खता होने लगे। कर्नल डिक्सन मेरे नज़दीक आ गया था। मेरा ख्याल है हालात ठीक नहीं है। उनके चेहरों के तासुरात अच्छे नहीं मालूम होते। वो सरसराती आवाज़ में बोला, टोबो। मैंने टोबो को आवाज़ दी। यस बॉस। टोबो बेवकूफ़ी से बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? जो कर्नल का। उसने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया और मैंने उचटती निगाहों से देखा। नितिका के बाशिंदे हैं 100%। फिर अब क्या किया जाए? इंतजार, टोबो ने कहा और मैंने गर्दन हिलाई। टोबो का कहना ठीक ही था। मैंने कर्नल से कहा, तमाम लोगों से कह दे कर्नल बिल्कुल खामोश खड़े रहें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई गड़बड़ हो। खौफजदा होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम हालात को काबू में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं कह देता हूँ, कर्नल ने कहा और आगे बढ़ गया। और फिर उसने दूसरों को मुकम्मल सब्र की तलकीन की और वापस मेरे पास पहुंच गया। बड़ी अजीब कैफियत थी। हम सब खामोश खड़े थे और थोड़े फासले पर वो लोग भी साकित और जामिद खड़े थे। वक्त जैसे थम गया था। तुम इनकी खामोशी की वजह समझ रहे हो बॉस? टोबो ने कहा। नहीं। मैंने टोबो की तरफ देखा। वो हमारे हमले का इंतजार कर रहे हैं। हमारी तरफ से किसी तहरीक के मुंतजिर हैं। ओ, तब फिर क्या किया जाए? उनकी गलतफहमी कैसे दूर की जाए? बस 1 मिनट इंतजार करो, फिर मैं, तुम और कर्नल उनकी तरफ चलेंगे। हम तीनों अपने हाथ सर से ऊंचे उठा देंगे ताकि अमन का निशान बन जाए। ठीक है, वैसे शानदार लोग हैं टोबो। हाँ बॉस, उनके रंग भी ज़्यादा स्याह नहीं है और चेहरों के नकूश भी अफ्रीकियों से मुख्तलिफ हैं। मैं खुद उन्हें देखकर हैरान हूँ, टोबो ने कहा और मैं खामोश हो गया। दूसरी तरफ वही सुकूत था। यस बॉस, ये पत्थर के बुत तो आगे नहीं सिरकेंगे, आओ। अचानक टोबो ने कहा और फिर उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। कर्नल डिक्सन ने और मैंने भी उसकी तकलीद की और हम तीनों आगे बढ़ गए। हम खामोश थे। हमें घूरने वाले उसी अंदाज में खड़े रहे और फिर जब उनके करीब पहुंचे तो रीछ की स्याह खाल पहने 2 कवि हैकल जवान आगे बढ़ाए। उनके चेहरे चौड़े और गर्दनें मोटी थीं। स्याह आदमी, क्या तुम अफ्रीकी जुबान बोल सकते हो? उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा। मैंने कहा, ना सिर्फ ये बल्कि मैं भी बोल सकता हूँ दोस्त। मैंने आगे बढ़कर कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगा। शायद मुझे अपनी जुबान बोलते देखकर उसे हैरत हुई थी। वो मेरे सामने आ गया, लेकिन उसके चेहरे की करख्तगी बरकरार थी। क्या तुम्हारे पास आग उगलने वाले और शोर मचाने वाले हथियार हैं? उसने सपाट आवाज में पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। सच बोल रहे हो? हाँ दोस्त, बिल्कुल सच। हम किसी बुरे इरादे से नहीं आए। पत्थरों की तलाश में आए हो? पहली बार उसके होठों पर मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई। हाँ, ये झूठ नहीं है, लेकिन हमें कैसे मालूम कि तुम्हारे पास जिस्मों में सुराख करने वाले हथियार नहीं है? तुम हमें सियारे की तलाशी ले सकते हो। कोई है? उसने अपने साथी की तरफ देखा और उसे हुक्म दिया कि वो चंद लोगों के साथ आगे बढ़े और हमारे सामान की तलाशी ले। कर्नल, मैंने डिक्सन को मुखातिब किया, ये लोग तलाशी लेंगे। आप सबको हिदायत करें कि कोई तारुज़ न किया जाए, इसी में अमन है। और फिर कर्नल तलाशी लेने वालों के साथ मैं था। उसने अपने साथियों को समझा दिया
तलाशी लेने वाले मुतमईन हो गए थे। उन्होंने वापस आकर अपने लीडर को इतला दी कि आतिशी हथियार नहीं है। तब लीडर ने पीछे मुड़कर हाथों को हवा में लहराकर कुछ इशारा किया और मुहासरा खत्म किया गया। वो लोग एक जगह सिमट गए थे। चलो, लीडर ने हमें इशारा किया। मगर कहाँ दोस्त? बस्ती नितिका में। तुम मलका नितिका के कैदी हो। ओह, तो तुम हमें कैदी बनाकर ले जाओगे? हाँ। क्या नितिका वाले इतने बद इखलाक हो गए कि अमन पसंद मुसलमानों के साथ भी ऐसा सलूक करते हैं? मैंने कहा, यह बात तुम मलका से करना। नितिका की मलका से? हाँ। तो क्या नितिका का कोई हुक्मरान नहीं है? मेरा मतलब है मर्द। नहीं। मैंने टोबो की तरफ देखा। टोबो ने शाने हिला दिए थे और फिर हम उन लोगों के साथ आगे बढ़ गए। रीछ की खाल वाला कवि हैकल जवान हमारे साथ चल रहा था। उसके करख्त खदोखाल अब किसी हद तक नरम पड़ गए थे और वो किसी सोच में खोया महसूस होता था। हम दरिया की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन ऊपर की तरफ शायद उन लोगों को कोई ऐसा रास्ता मालूम था जहां दरिया में घड़ियाल न थे। इससे पहले नितिका के लोगों का यह असूल न था। चलते चलते रीछ की खाल वाला अचानक बोल पड़ा, क्या मतलब? हम मेहमानों के साथ बुरा सलूक नहीं करते थे। शायद वो इस दौरान मेरी बात के बारे में ही सोचता रहा था। फिर अब क्या हुआ? मैंने पूछा। मलका नितिका अजनबी लोगों को पसंद नहीं करती। कबीले में दाखिल होने वालों को कोई आज़ादी नहीं दी जा सकती। हमारे मुखबिरों ने रात ही को हमारी आमद की इतला दे दी थी और हमने तुम्हें गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। थोड़ी देर के बाद हम दरिया के एक ऐसे किनारे पर पहुंच गए जहां गहराई ना होने के बराबर थी। दूर तक नोकीले पत्थर लगे हुए थे और ये पत्थर यकीनी तौर पर खुद लगाए गए थे और इनकी वजह भी समझ में आती थी। आबी जानवरों के जिस्म की खाल बेहद नरम होती है, इसलिए वो नोकीले पत्थरों पर बहुत आ सकते थे और यहाँ से दरिया आसानी से पार किया जा सकता था। लेकिन जिस चीज़ ने कर्नल डिक्सन और दूसरे लोगों को शस्त्र कर दिया वो इन पत्थरों में चमकने वाले हीरे थे। हीरों के बेशुमार छोटे बड़े टुकड़े पत्थरों में जगमगा रहे थे। मेरे खुदा, कर्नल के मुंह से निकला। क्या हुआ कर्नल? मैंने पूछा। अरे उधर देखो, हीरे, मैंने मुस्कुराते पूछा। हाँ बाखुदा, हीरे ही हैं। ओफो, अगर ये हीरे जमा किए जाएं तो बेअंदाजा तिजारत हो सकती है, लेकिन इनकी यहाँ क्या बेकदरी हो रही है। अभी तो बहुत कुछ है कर्नल, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोग दरिया में उतर गए। कवि हैकल शख्स हम लोगों की ही रहनुमाई कर रहा था। दरिया आसानी पार कर लिया गया। मेरी निगाह अचानक लड़कियों पर जा पड़ी। मैंने उनके चेहरों में सरासिमगी के आसार देखे थे और मैं जानबूझकर दूसरे लोगों से पीछे हो गया। लड़कियां भी गिरती पड़ती चली आ रही थी। हेलो डैनी, मैंने डेनियला को मुखातिब किया। ये तो बुरा सरफराज, उसने सहमी आवाज में कहा। और डैनी, क्या तुम खौफजदा हो? कहने लगी, ये लोग आदमखोर हैं। और नहीं, ये हमारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे। ये हमें अपने साथ मेहमान बनाकर ले जा रहे हैं। मेहमान? इस तरह? अरे भाई, वहशी हैं तुम, बिल्कुल खौफ ना करो। मैं जो कह रहा हूँ तो ये आदमखोर नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब अफ्रीका के हर खिता में आदमखोर तो नहीं बसते। तब तो ठीक है, हम लोग तो बहुत डर रहे थे। पहाड़ी तक का रास्ता बगैर किसी दिक्कत के अबूर कर लिया गया और फिर हम सब एक पहाड़ी सुरंग में दाखिल हो गए। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी भी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए कहानी नितिका के आखिरी हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।